अध्याय 1261। इस समय क्वान किन्ह बस यही चाहता था कि उसमें रेंगने के लिए एक छेद हो, क्योंकि यह वास्तव में शर्मनाक था। अपना मुंह खोलना और शब्द कहना कठिन है। थाम बोई जुएन ने भौहें चढ़ाईं। अरे क्वान किन्ह, तुम इस तरह के व्यक्ति कब बन गए जो चीजें छिपाना पसंद करते हैं? क्वान किन्ह ने थाम बोई जुएन की ओर देखा, चुपचाप डांटते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओगे। यदि आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस्तीफा इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका है? टोंग ट्रियन बाख ने उसका कॉलर खींचा। वह थोड़ा प्यासा लग रहा था। लैम टू ला खड़ा हुआ और उसे एक गिलास पानी दिया। उसने पानी लिया, एक घूंट लिया, मेज पर रखा और फिर क्वान किन्ह की ओर देखा। आपने इतने लंबे समय तक मेरा पीछा किया है। आप मेरे व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप जाने के लिए दृढ़ हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन यदि मेरे साथ आपके संबंधों के कारण कोह्यू गुयेन आपका पीछा कर रहा है, इसलिए आप इस्तीफा दे दें, तो मुझे आशा है कि आप सब कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। जाहिर है, कोह्यू गुयेन द्वारा क्वान किन्ह का पीछा करने और क्वान किन्ह को इस तरह इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के मामले का उसके साथ कुछ संबंध होना चाहिए। को बेक ने अभी अभी अपनी सजा काट ली है और उसके दिल में भी नाराजगी है, इसलिए वह समझता है। अन्यथा लैम टू ला को वह समाचार पोस्ट नहीं करने देता। क्या आप जानते हैं कि उसने लैम टू ला को एक संदेश भेजा था? क्वान किन्ह बेपरवाह लग रहे थे। यह सही है, मेरा अभी भी उसके साथ रिश्ता है। उसने तस्वीरें भी ली और मुझे धमकाना चाहा। अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो उसने कहा कि वह सब कुछ उजागर कर देगी। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा करूंगी। तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, इसलिए मुझे जाने का विकल्प चुनना पड़ा। हाँ, 8230। थाम बोई जुएन लगभग हंसने लगे, लेकिन उन्हें तुरंत इसे रोकना पड़ा। वह क्वान किन्ह के बेड बम्पिंग से खुश था। एक वयस्क व्यक्ति को बिस्तर की तस्वीरों वाली एक महिला ने धमकी दी। थाम बोई जुएन ने उसके माथे को थपथपाया। अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंसिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्वान किन्ह ने थाम बोई जुएन की ओर देखा। किसने कहा कि मैं हंसना चाहता हूँ? थाम बोई जुएन गंभीर दिखे। तो अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्वान किन्ह ने थककर उत्तर दिया, मुझे और क्या करना चाहिए? मैं तो छुपता ही रहा। बताओ, वह सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही क्यों सोचती है? लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, मुकदमा नहीं कर सकती और कुछ दिनों के लिए जेल भी नहीं भेज सकती। यह वास्तव में दूसरों के लिए सिरदर्द है। यह आंख के बदले आंख है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको कैसे फंसाती है, आप बदले में उसे फंसाएंगे। वह एक महिला है और आपसे ज्यादा गरिमा रखती है, थाम बोई जुएन ने सुझाव दिया। क्वान किन्ह ने उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। आखिर तुम क्या लेकर आए हो? तो आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? वह केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो आप एक टाइम बम से अलग नहीं होंगे। ऐसा होगा। बूम! अगर तुम उसे पकड़ नहीं सकते तो वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। थाम बोई जुएन बहुत सही है। हर कोई समझता है। फिलहाल उसे चुप कराने का कोई तरीका नहीं है, भले ही मैं जानता हूँ कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। आज टोंग ट्रियन बाख लैम टू ला को विदेश ले जाना चाहते थे। उनके पास उस पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने एक पल के लिए सोचा। क्वान किन्ह ने तुरंत बात की। आज मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैंने वापसी का विशिष्ट समय निर्धारित नहीं किया है। कृपया एक काम में मेरी मदद करें। सबसे पहले कोह्यू गुयेन को शांत करें।
मैं उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए किसी को भेजूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना सिर थाम बोई जुयेन की ओर घुमाया। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, कृपया विला में आए। आप इस समय विदेश क्यों जा रहे हैं? थाम बोई जुयेन ने पूछा। सचमुच आश्चर्य की बात है, टोंग ट्रियन बाख ने विस्तार से नहीं बताया, बस संक्षेप में कुछ बातें बताईं। चिंता मत करो, थाम बोई जुयेन ने कहा, आपके लिए विदेश जाना सुविधाजनक नहीं होगा। कोह्यू गुयेन की देखरेख का मामला मुझ पर छोड़ दें। यह मामला मुझ पर छोड़ देना ही बेहतर है। क्वान किन्ह को पता था कि टोंग ट्रियन बाख के साथ कुछ गड़बड़ है, अन्यथा वह इस समय विदेश नहीं जाते। वैसे भी वह हर दिन मुझसे चिपकी रहती है। मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। अगर यह अब और काम नहीं करता है तो मैं उसे सहमत होने के लिए धोखा दूंगा। थाम बोई जुयेन ने क्वान किन्ह के कंधे को थपथपाया। मुझे नहीं लगता कि यह कोई निश्चित समाधान है, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है? क्वान किन्ह ने फिर पूछा। हाँ, आप उसे लुभाने के लिए एक सुंदर आदमी की योजना का उपयोग करते हैं। एक बार कठिन समय और एक समृद्ध जीवन। थाम बोई जुयेन ने कंधे उचकाए। अध्याय 1262। क्वान किन्ह ने थाम बोई जुयेन को कई बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक प्रश्न दागा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से टू ट्राम के साथ एक ही स्थान पर रह रहे हैं, जिससे आपने उसका लहजा सीखा है? थाम बोई जुयेन को नहीं पता था। हाँ, क्वान किन्ह ने थाम बोई जुयेन को घृणा से देखा। अब से टू ट्राम से दूर खड़े रहो। यदि आप शांति में हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से कुछ बुरा सीखेंगे। फिर तुरंत विषय बदल दिया। अगर मैं उसे मुझसे इतना प्यार करने पर मजबूर कर सकूं और फिर उसे बदला लेने के लिए मना सकूं, तो क्या यह अधिक मूल्यवान नहीं होगा? थाम बोई जुयेन 8230। हाँ, आपने टू ट्राम जैसा दिखने के लिए मेरी आलोचना भी की। मुझे लगता है कि आप एक जैसे दिखते हैं। ठीक इसी तरह उसके दिमाग में यह बात आई। क्वान किन्ह ने अपना सिर खुजाया। वास्तव में यह जानते हुए कि उसके मन में बदला लेने की भावना है और उसके व्यक्तित्व को समझते हुए सावधानी बरतना मुश्किल नहीं है। थाम बोई जुयेन का यह वाक्य टोंग ट्रियन बाख को सुरक्षित महसूस कराने के लिए था। यहाँ थाम बोई जुयेन के साथ टोंग ट्रियन बाख निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। क्वान किन्ह ने यह भी कहा, तब भी मैं काम पर जाऊंगा। एक बार जब आप चले जाएंगे, तो कंपनी खाली नहीं हो सकती। यह सिर्फ एक महिला है। मैं निश्चित रूप से उस पर नजर रखूंगा और उसे हलचल नहीं मचाने दूंगा। ठीक है, अगर कुछ होगा तो कृपया मुझसे संपर्क करें। टोंग ट्रियन बाख खड़े हुए और लैम टू ला को वापस ले गए। वे दोनों दोपहर में विमान में चढ़ेंगे और अभी भी कई चीजें तैयार करने की जरूरत है। क्वान किन्ह कंपनी में रहे और सक्रिय रूप से कंपनी ह्यू गुयेन से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने चीजों के बारे में सोचा है और व्यक्तिगत रूप से मिलना और बात करना चाहते हैं। थाम बोई जुयेन को भी काम करना था, इसलिए उन्होंने टैंग डो के मामले को संभालने के लिए स्कूल जाने के लिए कंपनी छोड़ दी और फिर उन्हें निदेशक टोंग से मिलना पड़ा। जब वह दरवाजे के बाहर प्रिंसिपल का इंतजार कर रहा था, उसने टोंग नहा हिने की कार देखी। थाम बोई जुयेन को समझ नहीं आ रहा है कि वह स्कूल में क्यों आई। 8221। अपने दिल में संदेह लेकर वह प्रशासनिक भवन में गया और प्रिंसिपल का कार्यालय पाया। जब उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, तो उसे टोंग नहा हिन की आवाज सुनाई दी। तुम मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आए? यह आवाज एक महिला की है, जो प्रिंसिपल की बेटी है और टोंग नहा हिन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, तो क्या मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जा सकता? टोंग नहा हिन की आवाज सुनकर काफी सुस्ती सी लगती है। क्या बात है? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से परेशानी हो रही है? दूसरी लड़की को एहसास हुआ कि टोंग नहा हिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था।
टोंग ना हिन्ह ने सिर हिलाया। शायद हम अलग हो जाएंगे। वह वास्तव में थाम बोई जुएन के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि उसके हाथों में उसके अंधेरे अतीत के सबूत होंगे, जो बुरी चीजें थीं, जिन्हें उसने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की थी। नहीं, वह सार्वजनिक कर सकती थी। वह केवल जा सकती है। हालांकि मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है। क्या उस टैंग डू ने सिटी बी नहीं छोड़ा? पिछली बार जब उसे स्कूल में सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने खुद पर विचार करना पड़ा, तो उसका चेहरा उतर गया था, है ना? क्या आप अब भी अपने प्रेमी के लिए रुकने और लड़ने का साहस करते हैं? नहीं, वह बहुत मूर्ख है। टोंग ना हिन को नहीं पता था कि टैंग डू अकेले लौटा था या थाम बोई जुएन के साथ। थाम बोई जुएन के लिए यह बुद्धिमानी थी कि उन्होंने तांग डू को टोंग ट्रियन बाग के स्थान पर रहने की व्यवस्था की। टोंग ना हिन को भी संदेह हुआ और वे जानबूझकर जांच करने के लिए थाम बोई जुएन के स्थान पर गए, लेकिन परिणामस्वरूप वहां कोई नहीं था। वह यह निर्धारित करने के लिए स्कूल भी गई कि तांग डू वापस आएगा या नहीं, और स्कूल में कोई नहीं था। मुझे लगता है कि वह लड़की बहुत स्मार्ट दिखती है। अब वह बेवकूफ क्यों है? लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए टोंग ना हिन्ह ने भी सीधे तौर पर कहा, तुम्हें पता है कि जाने से पहले वह मुझे ढूंढने आई थी, है ना? हुम्हा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उसका आत्मसम्मान कम था और वह सोचती थी कि वह थाम बोई जुएन के लिए बोझ होगी। उसने कहा कि थाम बोई जुएन का भविष्य केवल मेरे साथ रहकर ही बेहतर हो सकता है। उसे उम्मीद थी कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वास्तव में मैं चाहती थी यह भी, लेकिन अब वह मुकर गया है। थाम बोई जुएन के अड़ियल रवैये के बारे में सोचते हुए टोंग ना हिन को गुस्सा आया, लेकिन उसके पास बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। मुझे बताओ, क्या वह बस थोड़ी देर के लिए पानी में भीग गया था और उसका मस्तिष्क पहले से ही पानी से भरा हुआ है? यह स्पष्ट है कि इससे पहले कि आप मुझे जानने के लिए सहमत होते, फिर आप वापस आए और कुछ ऐसा कहकर संबंध विच्छेद करने को कहा जो आपको पसंद नहीं आया और आप मुझे पसंद भी नहीं करते। हो सकता है कि लोग वास्तव में आपको पसंद न करें। लड़की हंस पड़ी। मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। टोंग ना हिन्ह ने क्रोधित होने का नाटक किया। दरवाजे के बाहर थाम बोई जुएन सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई असामान्य अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसके दिल में चारों ओर तेज तूफान चल रहे थे। अध्याय 1263। यह पता चला कि वह घटना जब उसने टैंग डू को पूरे स्कूल के सामने आलोचना करते हुए पकड़ा था, वह टोंग ना हिन्ह की चाल थी। टैंग डू ने शायद खुद को फंसाए जाने के डर से जाने का फैसला किया। अचानक उसे लगा कि वह लड़की सचमुच मूर्ख है। इतना मूर्खतापूर्ण कि इससे लोगों को दुख होता है। सौभाग्य से अब जब वह जानता है, तो वह भविष्य में उसकी बेहतर देखभाल कर सकता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। थोड़ी देर बाद उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। वहाँ कौन है? प्रिंसिपल की बेटी ने दरवाजा खोला और देखा कि यह थाम बोई जुएन थी। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। टोंग ना हिन्ह ने भी तुरंत दरवाजे के सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ कर रही थी और दोषी थी। इसलिए सबसे पहले उसने सोचा कि वह कब से आया है। क्या तुमने कुछ सुना? बोई जुएन, तुम यहाँ क्यों हो? टोंग ना हिन्ह उठ खड़ी हुई। थाम बोई जुएन ने शांति से उत्तर दिया, मैं प्रिंसिपल को ढूंढने आया था। कुछ हुआ है, अंदर जाओ। मेरे पिताजी एक मीटिंग में गए हैं और थोड़ी देर में वापस नहीं आएंगे। लड़की उसे रास्ता देते हुए अंदर खड़ी हो गई। थाम बोई जुएन ने अंदर कदम रखा। उसकी नज़र सीधे टोंग ना हिन्ह पर पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वह इस लड़की को अच्छी तरह से समझता है। आखिरकार
उसके पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे, वह भी ऐसी ही होगी। लेकिन इस समय उसे पता चला कि वह गलत था, इतना गलत कि यह सामान्य ज्ञान नहीं था। क्या आप फ्री हैं? चलो बाहर चलते हैं और एक साथ बात करते हैं। थाम बोई जुएन ने कहा कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर सब कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं। तुम दोनों वहीं पर सीधी बात करो, मैं बाहर चला जाऊंगा। लड़की ने टोंग नहा हिन को आंख मारी, जिसका अर्थ था कि उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आंख मारने के बाद वो भी ऑफिस से निकल गई और दरवाजा बंद कर लिया। भाई, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? टोंग नहा हिन असहज महसूस करती है। ऐसा लग रहा था जैसे थाम बोई जुएन उसके साथ ताश खेलना चाहता था, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान सही था। थाम बोई जुएन सीधे मुद्दे पर आए, अनजाने में मुझे आपके तलाक का कारण पता चल गया। टोंग ना हिन का पूरा शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन उसने फिर भी हठपूर्वक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। आप अपने लिए जानते हैं, अपने दिल में आप पहले से ही जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप स्वीकार नहीं करते हैं कि यह आपका व्यवसाय है। मुझे पता है कि यह मेरा है। संयोग से आज मैंने भी गलती से कुछ बातें सुनी जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। पहले मैं सोचता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। हम दोनों वास्तव में संगत नहीं हैं। टोंग ना हिन्ह ने अपने होंठ काटे। मैंने हमारी बातचीत सुन ली। मैंने तुमसे कहा था। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। थाम बोई जुएन बैठ गए। जब तक आप अलग होने के लिए सहमत हैं, मैं इसे आपके लिए गुप्त रखूंगा। निर्देशक टोंग के सम्मान में मैं आपको एक बार माफ कर दूंगा, लेकिन केवल एक बार। जैसे ही वह बोला, उसकी तेज नजरें ऊपर उठीं। बिना पिता या माँ की एक अनाथ लड़की को धमकाना बहुत घृणित है। टोंग ना हिन्ह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत भींच लिए। क्या आप मुझे सिखाने के लिए यहाँ हैं? थाम बोई जुएन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा माता पिता नहीं हूँ। निस्संदेह मुझे तुम्हें शिक्षित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं निर्देशक टोंग के लिए बहुत दुखी हूँ। अगर उन्हें आपके कृत्य के बारे में पता होता, तो वे निश्चित रूप से बहुत आहत होते। आप शायद जानते हैं कि आपके पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा उज्जवल और प्रतिभाशाली जीवन जीते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चेहरे को बहुत महत्व देते हैं। बेशक टोंग ना हिन्ह जानती थी, और क्योंकि वह जानती थी, उसे डर था कि लोगों को पता चल जाएगा। वह अपने दिल में जानती थी कि उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह केवल थाम बोई जुएन के प्रस्ताव पर सहमत हो सकती थी। मैं सहमत हूँ। हम शांति से अलग हो गए, लेकिन आपको मुझसे सहमत होना होगा। जो चीजें आप जानते हैं, उन्हें यथासंभव गुप्त रखा जाना चाहिए। बाहरी लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना चाहिए। ठीक है। थाम बोई जुएन तुरंत सहमत हो गए। उनका लक्ष्य थाम बोई जुएन के साथ रिश्ते को खत्म करना था। निर्देशक टोंग की प्रतिष्ठा की खातिर वह इसे गुप्त रखने के इच्छुक नहीं थे। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आज मेरी सारी सहनशीलता आपके पिता के लिए है। थाम बोई जुएन के चेहरे के भाव बहुत ठंडे थे। यह पहली बार था जब टोंग ना हिन्ह ने थाम बोई जुएन के हाव भाव को इस तरह देखा। उसका दिल अचानक सिकुड़ गया। उसने जल्दी से कुर्सी पर रखा अपना बैग उठाया और तेजी से बाहर भागी। प्रिंसिपल की बेटी दरवाजे के बाहर दालान में खड़ी थी, ध्यान नहीं दे रही थी। उसने शोर सुना और नमस्ते कहने ही वाली थी कि टोंग ना हिन्ह भाग गई। उसने टोंग ना हिन्ह की पीठ की ओर देखा। उसकी भौहें तन गईं। क्या उनमें झगड़ा हो गया था? वह फिर से कमरे में चली गई और सक्रिय रूप से प्रवेश न करते हुए, इस उपस्थिति को देखते हुए, यह शायद बहुत सुखद बातचीत नहीं थी। अध्याय 1264। लगभग 20 मिनट के बाद प्रिंसिपल ने बैठक समाप्त की, दालान से बाहर चले गए
अपनी बेटी को दरवाजे के सामने खड़ा देखा, पूछा, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? लड़की मुस्कुराई, कोई पिताजी को ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, जैसे उसे पता हो कि कौन आ रहा है। इससे पहले थाम बोई जुएन ने उनसे संपर्क किया था। क्या आप जानते थे कि कोई आपकी तलाश में आएगा? बेटी ने पूछा। प्रिंसिपल ने कहा, हाँ। कार्यालय में अपने पिता के पीछे पीछे उसने सोफे पर रखा बैग उठाया और अपने पिता से कहा, पिताजी, व्यस्त रहें, मैं पहले जाऊंगी। वर्तमान प्रिंसिपल ने अपना हाथ लहराया, आज आपको और थाम दाओ को घर जाना चाहिए और एक साथ खाना खाना चाहिए। थाम दाओ प्रिंसिपल के दामाद हैं। उन्हें अपनी बेटी की याद आती होगी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को रात के खाने के लिए घर बुलाया। लड़की ने हाँ कहने के लिए हाथ हिलाया, फिर कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। थाम बोई जुएन खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने के लिए हाथ हिलाया। वह अंदर गए और डेस्क के सामने बैठ गए और एक थर्मस कप उठाकर पानी का एक घूंट लिया। उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, वह व्यक्ति आप हैं। उल्लेखित एक छात्र है। कौन सा जन्म? थाम बोई जुएन ने आकर कहा, नाम तांग डू है। आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। यह सच था कि प्रिंसिपल थोड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने बोई थाम जुएन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। कुछ याद आ रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि इस लड़के के साथ कोई प्रेम घोटाला हुआ है। क्या तुम दोनों सच में प्रेमी हो, प्रधानाचार्य? थाम बोई जुएन ने कहा, यह सही है, लेकिन वह पहले ही स्कूल छोड़ चुकी है, तो आज यहाँ आने का क्या कारण है? प्रिंसिपल के हाथ एक साथ जुड़े और उन्हें डेस्क पर रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसका कारण जानते हैं कि उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया? मैंने केवल वही सुना जो उसके प्रभारी शिक्षक ने कहा। ऐसा लग रहा था कि घर पर कुछ चल रहा था। उसकी माँ का निधन हो गया। दफनाने की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अपनी माँ को दफनाने के लिए वापस आई। उसकी माँ भी उसकी एकमात्र रिश्तेदार थी। उस समय, क्योंकि उसका दिल टूट गया था, वह अस्थायी रूप से नहीं कर सकी। स्वीकार करना यह सच है, उसने गलत निर्णय लिया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं उसे इस स्कूल में प्रवेश परीक्षा पास करने का एक और मौका दे सकूंगा। प्रिंसिपल ने एक पल के लिए सोचा, मैंने उसके बारे में जानकारी देखी है। आपके साथ प्रेम घोटाले के अलावा उसका प्रदर्शन हमेशा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन यह कहना कि उसने स्कूल छोड़ दिया, यह वास्तव में सच नहीं है। कितना अच्छा काम है, थाम बोई जुएन ने कहा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि उसने जो किया वह बहुत असंतोषजनक था। कृपया उसे एक मौका दें। ठीक है, आपकी और निर्देशक टोंग की इज्जत बचाने के लिए उसकी पढ़ाई का सम्मान करना भी उचित है, जो थोड़ी उत्कृष्ट है, लेकिन मैं इसे इस बार जाने दे सकता हूँ। अन्यथा मेरे परिणाम खराब होंगे। चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका व्यवहार खराब है। हम उसे दूसरा मौका नहीं दे सकते। प्रिंसिपल को एक नैतिक व्यक्ति भी माना जाता है, यह जानते हुए कि थाम बोई जुएन के निदेशक टोंग के साथ संबंध खराब नहीं है और निदेशक टोंग के साथ उनके संबंध भी खराब नहीं है। रिश्ते के इस स्तर को देखते हुए मैं भी धीरे से सहमत हूँ। थाम बोई जुएन ने कहा कि वह उनके बेहद आभारी हैं। प्रिंसिपल ने तांग डू को फिर से स्कूल जाने के लिए कहा और शिक्षक के स्थान पर जाकर उसे फिर से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। थाम बोई जुएन ने हाँ कहा। प्रिंसिपल के साथ कुछ देर और बातचीत हुई, जिनमें से अधिकांश तांग डू से संबंधित थी। अंत में प्रिंसिपल ने कहा, मेरे लिए अपने वरिष्ठों को नमस्कार। थाम बोई जुएन सहमत हो गए, महल छोड़ दिया और सीधे विला में चले गए। ठीक उसी समय प्रवेश द्वार पर टोंग ट्रियन बाक और लाम तू ला से मुलाकात हुई, जो हवाई अड्डे पर जाने की तैयारी कर रहे थे। थाम बोई जुएन ने ड्राइवर को सामान ले जाने और ट्रंक में रखने में मदद करते हुए कहा, क्या मैं तुम दोनों को हवाई अड्डे तक ले चलूं?
लैम टू लैप ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है और उससे पूछा, आपके और टोंग ना हिन्ह के बीच मामला कैसे सुलझ गया? ठीक है। वह शांति से अलग होने के लिए तैयार हो गई, थाम बोई जुएन ने उत्तर दिया। इसके विपरीत लैम टू ला को बहुत अप्रत्याशित लगा कि यह इतनी जल्दी सुलझ गया। उसने सोचा कि टोंग ना हिन्ह थाम बोई जुएन को अपनी बाहों में भर लेगी और जाने नहीं देगी। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, अब जब थाम बोई जुएन को अपने तलाक का असली कारण पता है, तो उसके पास अब उसे पकड़कर रखने का कोई चेहरा नहीं है। घर में केवल तांग डू है, कृपया अंदर जाए, लैम टू लैप ने थाम बोई जुएन से कहा। अध्याय 1265। सोंग कैफेंग और ट्रिन डुक ऑन घर पर नहीं थे और मामा वो पहले ही सुपरमार्केट जा चुके थे। लगभग समय हो गया है, पहले चलते हैं। ड्राइवर ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला। टोंग कान्हाओ ने उसकी रक्षा की, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसका सिर कार से न टकराए। वह झुक गई और टोंग कान्हाओ तुरंत कार में नहीं बैठी, बल्कि थाम बोई की ओर देखा जुएन और कहा, आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप दोनों निश्चिंत हो सकते हैं, थाम बोई जुएन ने कहा। थाम बोई जुएन के संबंध में टोंग कान्हाओ को अभी भी अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा है। सिर हिलाया, झुक गया और अंदर बैठ गया। यह देखकर कि कार चली गई, थाम बोई जुएन घर में चला गया। तांग डू मेज पर कुछ चीजें साफ कर रहा था। उसने दरवाजे की घंटी सुनी और सोचा कि लैम टू ला कुछ भूल गया है और उसने पूछा, क्या भूल गए? इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो, उसकी आंखों ने स्पष्ट रूप से देखा कि दरवाजे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति लैम टू ला नहीं था, बल्कि थाम बोई जुएन था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा नीचे रख दिया। आप इस समय यहाँ क्यों हैं? थाम बोई जुएन ने कहा, एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो वापस जाए। वे अभी चले गए, मुझे पता है, मैंने उन्हें अभी दरवाजे पर देखा था। थाम बोई जुएन ने उसे ध्यान से देखा। हालांकि यह लड़की एक बुरे पारिवारिक माहौल में पली बढ़ी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व दागदार नहीं था, बल्कि वह बहुत सरल और ईमानदार थी, जो वास्तव में दुर्लभ था। थाम बोई जुएन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तांग डू, चलो शादी कर लें। टैंग डू बहुत देर तक स्तब्ध रहा, उसकी कमर को गले लगाया और पूछा, क्या तुमने इसके बारे में ध्यान से सोचा है? थाम बोई जुएन, सही है, मैंने सब कुछ सावधानी से सोचा है। जहाँ तक स्कूल की बात है, आप जल्द ही सामान्य पढ़ाई पर लौट सकेंगे। अगर आपको लगता है कि यह अभी भी जल्दी है, तो मैं स्नातक होने तक इंतजार कर सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तांग डू ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती, मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा। थाम बोई जुएन भी उसके बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह शादी करना चाहते हैं और भविष्य में गलतफहमी से बचना चाहते हैं और लोगों को कुछ अफवाहें फैलाने देना चाहते हैं जो उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। टैंग डू की उम्र शादी करने लायक हो चुकी है, वे कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। अगर वे कुछ कहना चाहें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। टैंग डू ने अचानक उसे जाने दिया और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि लैम टू लैप क्यों चला गया। थाम बोई जुएन ने अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चित नहीं, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण डॉक्टर ने नियत तारीख से पहले बच्चे को जन्म देने के लिए कहा। वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए वे जांच के लिए विदेश में एक अधिक प्रतिष्ठित अस्पताल में चले गए। लैम टू लैप ने टोंग कान्हाओ से बात की, लेकिन उसे टाला नहीं, इसलिए उसने सुना। थाम बोई जुएन समझ गए, जानते थे कि टोंग कान्हाओ ने इस समय विदेश जाने का फैसला क्यों किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली, बस उम्मीद की कि वे आसानी से जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि उनके परिवारों की मदद के लिए धन्यवाद। आपको अब ब्यूरो में वापस जाने की जरूरत नहीं है।
बस एक क्षण रुकें। आप और मैं दोनों बच्चों को स्कूल से लेने जाएंगे। आप 2 दिनों से यहाँ हैं। आपको उन्हें जानना चाहिए। टैंग डू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं आज बच्चों को नहीं उठा सकता। कोई उन्हें पहले ही उठा चुका है। टोंग खाई फोंग और ट्रिन डुक ऑन 2 बच्चों के प्रभारी हैं। अन्य लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। क्या विभाग में कुछ नहीं है? तांग डू ने पूछा। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं अभी लौटा हूँ। मैं इन 2 दिनों में व्यस्त नहीं हूँ। टैंग डू ने कहा, तो फिर चलो साथ मिलकर रात का खाना तैयार करें। उसने थाम बोई जुएन का हाथ रसोई में खींच लिया। थाम बोई जुएन ने उसकी नाक को छुआ। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। टैंग डू ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। अचानक पंजों के बल खड़ी हो गई। उसका चेहरा चुमा, मुस्कुराई और बोली, मुझे यह करते हुए देखो। थाम बोई जुएन स्तब्ध रह गया और उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। टैंग डू को वास्तव में उसकी मूर्खतापूर्ण उपस्थिति देखकर अच्छा लगा। यह बहुत मनमोहक था। उसने साहसपूर्वक कहा, अपनी ओर देखो, मैंने अभी तुम्हें चूमा है। यदि आप खुश नहीं हैं, तो क्या आप मुझे जवाब में एक चुंबन देंगे? थाम बोई जुएन हमेशा तांग डू के प्रति दोषी महसूस करता है। कुछ अंतरंग करने से उसे लगेगा जैसे वह कोई अपराध कर रहा है। तांग डू को पता था कि थाम बोई जुएन क्या सोच रहा है, इसलिए उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया कमल की जड़ को छीलने में मेरी मदद करें। थाम बोई जुएन ने कहा, ठीक है। अध्याय 1266। तांग डू ने उसे एक छीलने वाला चाकू दिया। थाम बोई जुएन ने उसे ले लिया और पूछा, कमल की जड़ कैसे खाए? मैं कमल की जड़ के गोले बनाकर दोनों बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। सुअर के मांस के साथ कमल की जड़ की गेंदें बनाने के लिए आपको दुबले मांस का उपयोग करना चाहिए। इसे बारीक काट लें। कमल की जड़ को भी रेशों में पीस लें। फिर सुअर के मांस के साथ मिलाएं। अंत में गोल गेंदों में रोल करें। एक प्लेट पर रखें और भाप लें। पानी उबालें। सूखे झींगा, हरी सब्जियां और समुद्री शैवाल डालें। अंत में लोटस रूट बॉल्स डालें, जिन्हें बॉल्स में रोल किया गया है। थोड़ा सोया सॉस डालें। कमल रूट बॉल्स और समुद्री शैवाल, सूखे झींगा और मितव्ययी हरी सब्जियों को एक साथ उबालें। ताज़ा स्वाद। हरी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं। बहुत अधिक मसाले जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। हल्का स्वाद होता है। गर्मियों में खाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है और शरीर के लिए अच्छा होता है। क्या तुम्हें ऐसे व्यंजन बनाना भी आता है? थाम बोई जुएन ने सोचा कि वह केवल साधारण पारिवारिक व्यंजन बनाना जानती है। टैंग डू ने कहा, नानी वो ने मुझे सिखाया। उन्होंने कहा कि आप दोनों को यह व्यंजन खाना पसंद है। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। क्या आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं? टैंग डू ने अपना सिर झुकाया और कमल की जड़ को पोंछते हुए कहा, बेशक। मुझे पता है कि उनके और आपके बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से हर व्यक्ति, मैं उनके साथ सबसे अच्छे तरीके से व्यवहार करने में सक्षम होना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा, वैसे भी वे दोनों वास्तव में प्यारे हैं। हमेशा शोर शराबा और हलचल, जो इस विला को और अधिक जीवंत बनाता है। पहले तो उसे डर था कि कहीं उसे यहाँ रहने की आदत न पड़ जाए, लेकिन साथ रहने के बाद वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए, भले ही उनकी हैसियत बहुत अलग थी। थाम बोई जुएन उसके बगल में सिंक के सामने झुक गया और उसकी ओर देखा। उसके सामने शांत और सुंदर चेहरे को घूरते हुए उसके होठों पर अचानक एक मुस्कान आ गई। अस्पताल। वृद्ध महिला के गिरने के बाद और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ने जांच की और चिंता की कोई बात नहीं पाई। ट्राम तुरंत शहर सी से लौट आया और तुरंत अस्पताल चला गया। बुढ़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अपने पोते को देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन बहुत दुखी भी हुई।
अपने भतीजे को आजीवन कारावास की सजा से दुहक इस हद तक हुआ कि यह उनकी मानसिक बीमारी बन गई। बुढ़िया ने ट्राम का हाथ खींचते हुए कहा, मुझे बताओ, जब मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, क्या मैं तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते देख सकती हूँ? ट्राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने दिल में उदासी दबाते हुए कहा, दादी, क्या हम दूसरे विषय पर जा सकते हैं? बुढ़िया फिर दुखी हुई, मुझे विषय क्यों बदलना चाहिए? मेरी पूरी जिंदगी में बस यही एक इच्छा बची है कि आप मेरी यह इच्छा कब पूरी कर पाओगे? ट्राम को डर था कि उसके पैर के घाव के कारण फिर से समस्या हो सकती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह उसे यह भी बताना चाहता था कि वह और टैन नहा एक साथ वापस आ गए हैं, लेकिन टैन नहा की स्वास्थ्य स्थिति, वह जानती थी कि वह तान नहा के सामने बच्चे को जन्म देने की बात जरूर करेगी और उसके दिल में दबाव जरूर होगा। मेरे लिए टैन नहा के साथ फिर से जुड़ना आसान नहीं होगा। क्या होगा अगर वह उसे डरा दे क्योंकि वह अपने पोते को बहुत गले लगाना चाहती है? मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि ट्राम उसकी बातों का जवाब देने की जहमत नहीं उठा रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ पर एक पॉप मारा। मुझे क्या कहना चाहिए? आप इस बूढ़े आदमी को इतना परेशान करना चाहते हैं कि उसे मार डाला जाए, है ना? जब ट्राम ने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया, तो उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरे पूर्वजों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके लिए यह पोता होना ठीक है। मेरे परपोते का मामला मेरा व्यवसाय है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब चिंता मत करो। क्या यह ठीक है? बुढ़िया का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? ट्राम के खराब खेलने पर ऊपर देखे बिना बुढ़िया ने उसके बाल पकड़ लिए। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। वाह, दर्द होता है। ट्राम ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुमने इतना क्रूर व्यवहार किया। क्या मैं तुम्हारा जैविक पोता हूँ? कोशिश करके देखो। यदि नहीं, तो मैं तुम्हें पहले ही सड़क पर फेंक दूंगा और कहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुढ़िया ने कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। ट्राम के चेहरे पर उदासी थी। आपने मुझे किसको जन्म देने के लिए कहा था? टैन ना वास्तव में वापस नहीं जाना चाहती। मैं केवल किसी और को ही ढूंढ सकती हूँ, है ना? अपने दिल में बुढ़िया को भी टैन नहा के लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह टू ट्राम के जीवन काल में टू परिवार की आग को खत्म नहीं होने दे सकी। एक बूढ़े व्यक्ति की सोच बहुत रूढ़िवादी है। जब तक वह जीवित है, एक दिन वह ट्राम को शादी करते और बच्चे पैदा करते देखना चाहती है, अन्यथा उसके पास अपने बूढ़े आदमी से दोबारा मिलने के लिए जाने का मौका नहीं होता। ट्राम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, मुझे केवल तान नहा पसंद है, मुझे अन्य महिलाएं नहीं चाहिए। तो अगर वह तुम्हें माफ नहीं करती है, तो क्या तुम जीवन भर कभी शादी नहीं करने की योजना बना रहे हो? बुढ़िया ने घूर कर देखा। जब तक टू ट्राम ने सही बात कही, वह उसे तब तक पीटती रहेगी जब तक वह शादी करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। अध्याय 1267। जब तक मैं कोशिश करता हूँ, मैं किन नहा को वापस ला सकता हूँ। इसलिए, दादी, आपको मुझे समय देना होगा। मुझे मजबूर मत करो। मैं भी तुम्हें समय देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान मुझे समय नहीं देते। तुम कितने दिन जीवित रहोगे? बुढ़िया अच्छी तरह जानती थी कि वह बूढ़ी हो गई है, और अब वह लकवाग्रस्त हो गई थी कि वह और कितने दिन जीवित रह सकती थी। ट्राम के लिए, मुझे आपसे कोई अन्य अपेक्षा नहीं है। लोग कहते हैं कि 30 ली कम है, लेकिन आपके पास एक घर भी नहीं है। आप कैसे खड़े रह सकते हैं? बुढ़िया ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। चाहे कुछ भी हो, जब तक वह जीवित है, आपको उसे उसके परपोते से मिलने देना चाहिए। ट्राम को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला था। बुढ़िया को फिर से अपने परपोते का जिक्र करते हुए सुनकर उसकी मनोदशा को किसी भी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। व्यथित, पीड़ित, इस समय उसकी मनस्थिति की कल्पना नहीं कर सकता।
डॉक्टर ने तुम्हें खूब आराम करने के लिए कहा है। बस मेरी बात सुनो और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखो। एक बार तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो तुम मेरी शादी होने और बच्चे पैदा होने तक इंतजार कर सकते हो। ठीक है, यह सच है कि बुढ़िया बूढ़ी हो गई है और उसकी आत्मा अब पहले जैसी नहीं रही। ट्राम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा। उसकी जेब में फोन अचानक हिल गया। वह धीरे से खड़ा हुआ, अस्पताल के कमरे से बाहर चला गया और अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर टैन न्हा का नंबर प्रदर्शित हुआ। उसने उत्तर बटन दबाया। फोन रख दिया आपके कान के पास। त्यू न्हा। टैन न्हा ने अभी अभी काम खत्म किया था और वह बुढ़िया की स्थिति के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने पूछने के लिए फोन किया। ठीक है, चिंता मत करो, तुम अभी अस्पताल में हो। डॉक्टर ने जांच कर ली है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राम खिड़की के सामने खड़ी थी। उसने बाहर देखा। त्यून्हा। हाँ। ट्राम के पास बहुत सी बातें थी जो वह उससे कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कह सका, केवल एक शब्द। ऐसा लग रहा था जैसे टैन न्हा को यह आभास हो गया था कि वह बुरे मूड में है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और फोन नहीं काटा। उसने उसकी सांसें सुनते हुए उसे ऐसे ही छोड़ दिया। काफी देर के बाद टू ट्राम ने अपना मुंह खोला। क्या आप व्यस्त हैं? वहाँ एक नया मेहमान जा रहा है। टैन न्हा डेस्क के सामने बैठ गई और पूछा, क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ है? ट्राम से कहा, बस तुम्हारी याद आती है। तान न्हा ने मेज के कोने को सहलाया। उसकी आंखें नीचे की ओर थी। ट्राम के लिए, तुम कब थोड़ा और गंभीर हो पाओगे? तुम कब अभद्र हो गए? ट्राम से पूछा। क्या आप इसे आजमा सकते हैं? यह स्पष्ट क्यों है कि मुझे तुम्हारी याद आती है, लेकिन मुझे अभी भी इसे अपने दिल में छिपाना पड़ता है? क्या यह सही है? ट्राम ने ध्यान नहीं दिया। यह सिर्फ सभ्य होने का दिखावा है। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। मैं अपने दिल में जो भी सोचता हूँ, मैं उसे अपने मुंह से कहता हूँ। मैं वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। ठीक है, ट्यू न्हा, लुढ़क जाओ। ट्राम ने हंसते हुए कहा, मैं एक गेंद नहीं हूँ। मैं कहीं भी लुढ़क सकती हूँ, या मेरी ओर लुढ़क सकती हूँ। तान न्हा ने तुरंत कहा, यहाँ मत आओ, बस अपनी दादी की अच्छी देखभाल करो। ट्राम ने स्वयं को और भी अधिक दोषी ठहराया। यदि पिछली घटना न हुई होती तो कितना अच्छा होता। अब उनके बच्चे हो सकते हैं और उनका एक खुशहाल परिवार हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में कोई क्या होगा अगर नहीं है। पछतावे की कोई दवा नहीं है। आज का परिणाम बनाना पूरी तरह आपकी गलती है। ट्यू न्हा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ट्राम की बातें सुनकर तान न्हा बहुत संवेदनशील थी। ऐसा लगा कि वह अनुमान लगा सकती थी कि क्या हुआ था, लेकिन उसने सीधे तौर पर ट्राम को नहीं बताया। उसने गंभीरता से कहा, ट्राम के लिए, मैं उतनी दुखी नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। यदि आप थके हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगी। आप क्या कह रहे हैं? ट्राम तुरंत क्रोधित हो गई। बकवास मत सोचो। तान न्हा ने सपने में खिड़की से बाहर देखा। मैं बकवास के बारे में नहीं सोचता। मैं अपना अच्छा ख्याल रखूंगा। ट्राम ने कहा, मुझे डर है कि मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। दादी को कुछ दिनों की निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। मुझे रुकना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। मुझे पता है, हर समय यहाँ मत भागो। दादी का ख्याल रखो। तन न्हा ने कहा। अध्याय 1268। ट्राम ने धीरे से हाँ कहा। तभी एक ग्राहक दुकान में आया। टैन न्हा ने फोन रख दिया और ग्राहक का स्वागत करने चला गया। ग्राहक के साथ काम पर चर्चा करते हुए थीयू वैन पैकिंग बॉक्स लेकर अंदर चली गई। टैन न्हा व्यस्त था। वह उसे परेशान करने के लिए नहीं आया। वह किनारे बैठकर उसका काम देख रहा था। टैन न्हा के काम खत्म होने का इंतजार करते हुए उन्होंने कहा,
आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? टैन नहा ने अपना आईपैड नीचे रखा, बैठ गई, मेज पर खाना देखा, पूछा, क्या यह मेरे लिए खरीदोगे? थियू वान ने सिर हिलाया, बकरी के सिर की हड्डी। टैन नहा, 8230, मैं यह नहीं खाता। वह बकरी के मांस की घिनौनी गंध को सूंघ नहीं सकी। काटने का प्रयास करें। थियू वान आत्मविश्वास से भरपूर हैं, उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। तान नहा को अब भी इससे नफरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे अजमाएं। थियू वान ने बक्सा खोला, डिस्पोजेबल दस्ताने पहने, एक टुकड़ा उठाया और उसे खिलाया। इसे सूंघो, इसमें से किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही है। टैन नहा ने इसे सूंघा, वास्तव में इसमें किसी भी चीज की गंध नहीं थी। थियू वान ने इसे अपने मुंह के पास रखा, काटो। टैन नहा ने काट लिया और बकरी के मांस का तीखा स्वाद बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, और स्वाद भी बहुत स्वादिष्ट था। थियू वान मुस्कुराया, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, है ना? दस्ताने पहने, यहाँ एक सक्शन ट्यूब भी है, आप अस्थि मज्जा को चूस सकते हैं। टैन नहा मुस्कुराई, दस्ताने पहनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? यदि आप मुझे दूसरा चाचा कहेंगे, तो आप मुझे भतीजी की तरह प्यार करेंगे। क्या यह ठीक नहीं है? थियू वान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और तान नहा की ओर देखा। क्या आपने अभी तक खाया है? तान नहा ने अपना सिर उठाया। थियू वान ने कहा, मैं पहले ही खा चुका हूँ। बोलने के बाद वह खड़ा हुआ और तान नहा पर एक गिलास पानी डालने गया। दूसरे अंकल, सच कहूँ तो आपके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी वह थियू वान के पुष्प और तितली परिधानों को देखती थी, तो वह मन ही मन शाप देने से खुद को नहीं रोक पाती थी। थियू वान को लगा कि उसने बेहद सुंदर कपड़े पहने हैं। मुझे वास्तव में वह छोटी लड़की पसंद है जो आपको इस तरह से कपड़े पहने हुए देखना पसंद करती है। तो वह लड़की अंधी होगी। तन नहा ने जहरीली आवाज में कहा, आह, मुझे अपना समय बर्बाद करने के लिए आप पर दया आती है। थियू वान गुस्से में हंसे, अब से मैं अपने पोते के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं खरीदूंगा। टैन नहा ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। उच्च पद पर बैठे उदार व्यक्ति, कृपया इस कायर को क्षमा करें। वह ठीक है, थियू वान ने कहा। दोनों भतीजियों ने एक शब्द कहा, चाचा ने एक और शब्द कहा। बातें करते और हंसते हुए समय बहुत तेजी से बीत गया। थियू वान ने सोचा कि तान नहा जैसी लड़की के लिए अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उसे घर ले जाने की पहल की। अगले दिन सिटी बी थाम बोई जुएन काम पर जाने के लिए जल्दी कार्यालय गए, लेकिन श्रीमती टोंग ने उन्हें मुख्य द्वार पर रोक दिया। 8221 जब सुश्री टोंग ने टोंग नहा हिन को यह कहते हुए सुना कि वह थाम बोई जुएन के साथ संबंध तोड़ने के लिए सहमत हो गई है, तो वह बेहद क्रोधित हो गई। सुश्री टोंग को लगा कि यह थाम बोई जुएन वास्तव में एक बेकार व्यक्ति था। पहले वह वही थे जो अपनी बेटी के साथ डेट पर जाने के लिए सहमत हुए थे। इसके अलावा उनके पति द्वारा काम पर उनका सम्मान किया जाता था और उन्हें बढ़ावा दिया जाता था। अब फिर उसके दिल में गुस्से की आग जल रही थी, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पति और बेटी को छिपाकर थाने पहुंच गई। थाम बोई जुएन अभी ब्यूरो में पहुंचे ही थे। श्रीमती टोंग ने उन्हें दरवाजे के ठीक सामने रोक दिया। वह थाम बोई जुएन से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुझे आश्चर्य है कि तुम और क्या करना चाहते हो, थाम बोई जुएन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह कार्यालय के दरवाजे के ठीक सामने उसका रास्ता रोक देगी। अध्याय 1269। थाम बोई जुएन, आप कृतघ्न और कृतघ्न हैं। आपने पहले ना हिन से प्यार करने का वादा किया था। क्या किसी ने आपको मजबूर किया था? अब आप उससे रिश्ता तोड़ने के लिए क्या उपयोग कर रहे हैं?
सुश्री टोंग का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। मुझे परवाह नहीं है, आपको मुझे सच बताना होगा। थाम बोई जुएन ने भौहें चढ़ा दी और कुछ नहीं कहा। पुलिस विभाग में हर कोई सुश्री टोंग को जानता है, इसलिए एक सहकर्मी ने यह देखा और सलाह देने आया, अगर कुछ होता है तो मैं आपको थोड़ी देर बैठने के लिए प्रमुख के कमरे में ले जाऊं। मैं नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि थाम बोई जुएन आज सच बताए। उसने कहा कि वह ना हिन को डेट कर रहा था और अब वह उससे मुकर गया है और उससे संबंध तोड़ लिया है। यह किस तरह का दो मुंह वाला व्यक्ति है, जैसे कि सुश्री टोंग को उन पर आरोप लगाने के लिए कोई मिल गया हो। उन्होंने लगातार थाम बोई जुएन को बदनाम करना शुरू कर दिया। बादलों और हवा के बारे में बात करना वास्तव में यह कहना है कि थाम बोई जुएन अपनी बात नहीं रखता है, उसका चरित्र खराब है। अन्य लोग नहीं जानते कि क्या करना है, इसलिए उन्हें चुपचाप सुनना होगा। मुझे बताओ, क्या इस तरह का व्यक्ति बहुत कृतघ्न है? मेरे मिस्टर टोंग उनके साथ परिवार के वंशज की तरह व्यवहार करते हैं, उनके बारे में क्या? हमारी पीठ में छुरा घोंपकर, क्या तुम्हें ऐसा करने पर प्रतिशोध का डर नहीं लगता? सुश्री टोंग जितना अधिक बोलती थी, वह उतनी ही अधिक आक्रामक हो जाती थी और थाम बोई जुएन को नीचे लाने के लिए हर साधन का उपयोग करती थी। थाम बोई जुएन चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि टोंग ना हिन को झूठ शायद उसकी माँ से विरासत में मिला था। आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि वह ब्रेकअप के लिए क्यों तैयार हुई, इसके अलावा और क्या हो सकता है? उसका दिल इतना कमजोर है, इतना दयालु है, इतना तुमसे प्यार करता है, इसका और क्या कारण हो सकता है? सुश्री टोंग ने ठंड से हंसते हुए कहा, आज सबके सामने तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। थाम बोई जुएन शांत खड़े रहे और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह यहाँ परेशानी पैदा करते रहे तो निर्देशक टोंग का चेहरा मिटा दिया जाएगा। मेरे कार्यालय में क्या गलत हो सकता है? और कहो, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक उपनिदेशक हो, तुम पहले से ही आकाश जितने बड़े हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम आज अपना सिर झुकाकर मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, यह अकेला है। सुश्री टोंग पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार के ठीक सामने हंगामा कर रही थी, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सका। इस समय पुलिस स्टेशन के सामने पहले से ही कई लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी और सुनने से इनकार कर दिया। अगर मेरे मिस्टर टोंग ने आपको बढ़ावा नहीं दिया होता तो आप कुछ भी नहीं होते। अब आप मुझ पर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। सुश्री टोंग ने एक बैग पकड़ रखा था, सुंदर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक आक्रामक उपस्थिति के साथ उनकी लगातार बातचीत ने उन्हें बाजार के कुछ खट्टे नींबुओं से अलग नहीं किया। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि अगर टैम बोई जुएन ने आज माफी नहीं मांगी तो ये मामला सचमुच खत्म नहीं होगा। यहाँ हर कोई जानता है कि थाम बोई जुएन किस तरह का व्यक्ति है। वे यह भी जानते हैं कि निर्देशक टोंग ने वास्तव में उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की और उन्हें बढ़ावा दिया, लेकिन अगर यह उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं के लिए नहीं होता तो वह आज वह नहीं होते। हालांकि सुश्री टोंग की स्थिति के कारण वे कुछ भी नहीं कह सकते थे या उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में सभी ने उनकी इस हरकत को बेहद अपमानजनक, यहाँ तक कि अपमानजनक पाया। निर्देशक टोंग वास्तव में एक अच्छे, निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पत्नी सबके मन में निकल पड़ी। थाम बोई जुएन ने अपना फोन निकाला और टोंग ना हिन को फोन करने के लिए तैयार किया ताकि वह उसकी मां को घर ले जा सके, लेकिन श्रीमती सोंग ने सोचा कि वह मिस्टर टोंग को फोन करना चाहता है, इसलिए उसने उसका फोन छीन लिया और गुस्से में कहा, आप किसे कॉल करना चाहते हैं? बोलने के बाद उसने अपना फोन जोर से जमीन पर फेंका, स्क्रीन टूट गई। किसी ने फोन उठाया और थाम बोई जुएन को दिया।
स्क्रीन टूट गई है। थाम बोई जुएन ने आह भरते हुए कहा, आपको यहाँ परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। श्रीमती टोंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, क्या आप डरते हैं कि लोग आपकी ओर देखेंगे और आपका असली चेहरा जान लेंगे, या तुम्हारा विवेक लौट आया है? तुम यहाँ क्या हंगामा मचा रहे हो? दर्शकों की भीड़ में अचानक एक क्रोधपूर्ण और राजसी चीख गूंज उठी। 8221 सभी ने पीछे मुड़कर देखा और निदेशक टोंग का चेहरा उदास देखा। वे आगे बढ़े। सभी ने उनके लिए रास्ता बनाया और धीमी आवाज में कहा, चीफ टोंग। उसे कोई परवाह नहीं थी, वह क्रोधित था। कल उसे सर्दी थी। आज उसकी पत्नी ने उसे अस्पताल जाने के लिए कहा। पहले तो उसने सोचा कि उसकी पत्नी को उसकी परवाह है, इसलिए उसे जाना चाहिए, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कल जब उनकी बेटी घर आई और उन्हें बताया कि उसने थाम बोई जुएन के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया है, तो वह दुखी रहने लगी। शायद मन में कोई बुरी नियत है। उसे अस्पताल ले जाने के बाद वह दंगा यूनिट में गई। चेहरे का कितना नुकसान हुआ। श्रीमती टोंग को यह भी डर था कि उसके पति को पता चल जाएगा, अन्यथा वह यूनिट में जाने से पहले उसे नहीं ले जाती। दादाजी, क्या आपको सर्दी नहीं है? अध्याय 1270। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोगों को बस उन्हें खुद ही इसका पता लगाने देना चाहिए और सुनना नहीं चाहिए। क्यों? अब तुम्हें घर बसाने से पहले तलाक लेना होगा, है ना? निर्देशक टोंग का चेहरा सुअर के कलेजे के रंग में बदल गया। उनका चेहरा बेहद भद्दा था। उच्च पदों पर बैठे आम लोगों का स्वभाव एक बार जब वह गंभीर हो गए, तो हर कोई डर गया। इसके अलावा सुश्री टोंग सिर्फ एक महिला है। वह अपने पति से भी डरती थी। बात सिर्फ इतनी है कि निर्देशक टोंग आसानी से क्रोधित नहीं होते, लेकिन इस बार इसने उन्हें वास्तव में क्रोधित कर दिया। आप क्या कर रहे हो? रास्ते से मत हटो। इतने सारे लोगों के सामने अपने पति द्वारा डांटे जाने के बाद श्रीमती टोंग को लगा कि वह जीवित नहीं रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा इस तरह दबाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपने दिल में असंतोष को दूर कर सकती थी। तुम वहां किस लिए खड़े हो? अभी काम नहीं करना चाहता? निदेशक टोंग ने गहरी आवाज में कहा। जाहिर तौर पर यह अच्छी बात नहीं थी। वरिष्ठ की हरकतें देखने लायक नहीं थी। सभी लोग एक एक करके इमारत में दाखिल हुए। तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए, निर्देशक टोंग ने थाम बोई जुएन को अभी नहीं जाने के लिए कहा। थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। श्रीमती टोंग ने लाभ नहीं कमाया और उनके पति ने उन्हें डांटा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। थाम बोई जुएन, निदेशक टोंग ने घूरकर देखा। श्रीमती टोंग डर के मारे सिकुड़ गईं और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। थाम बोई जुएन ने भी न सुनने का नाटक किया और कार्यालय की ओर चल दिए। यह स्पष्ट है कि वह हमारी बेटी के साथ गलती पर है। आप अंदर और बाहर के बीच अंतर क्यों नहीं करते? चुप रहो। निर्देशक टोंग गुस्से से कांप उठे। तुम मेरे साथ यहाँ आओ। सुश्री टोंग ने अपना बैग लिया और उनके पीछे पीछे कार्यालय में चली गईं। निदेशक टोंग ने कार्यालय का दरवाजा जोर से पटक दिया, जिससे छत में कंपन होने लगा। दरवाजे के पास खड़ी श्रीमती टोंग ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? आप यूनिट में भाग गए और कुछ ऐसा किया जिससे मुझे अपमानित होना पड़ा। क्या आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं? निदेशक टोंग अपनी पीठ पर हाथ रखकर कार्यालय में आगे पीछे चले। सुश्री टोंग ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी बेटियां वंचित हैं? उन्होंने किस आधार पर कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया? निर्देशक टोंग शांत खड़े रहे और अपनी पत्नी की ओर देखते रहे। क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते? आपकी बेटी तो तलाकशुदा भी थी। तलाक उसकी गलती नहीं है।
चाहे गलती किसी की भी हो, उसका पहले ही तलाक हो चुका है। विवाह के परिणामस्वरूप तलाक भी हो सकता है। तो जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे अलग क्यों नहीं हो सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग उसकी बेटी से शादी न कर सकें? आपकी बेटी कितनी अच्छी है? निर्देशक टोंग ने अपनी पत्नी से एक शब्द कहा। श्रीमती टोंग ने अपने होंठ भींचे और हांफते हुए कहा, आप किसके पिता हैं? जो कोई नहीं जानता वह सोचता है कि थाम बोई जुएन उसका बेटा है। 8230। निर्देशक टोंग गुस्से में थे। उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया। उन्होंने जो कहा वह समझ में क्यों नहीं आया? क्या आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? निदेशक टोंग ने जोर से मेज थपथपाई। मैंने अपने पिछले जीवन में कौन सा अपराध किया था? क्या इस जन्म में मैं तुम जैसी मूर्ख स्त्री से विवाह करूंगा? श्रीमती टोंग को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वह गलत थी। अपने पति को इतना गुस्से में देखकर वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और बोली, मुझे पता है कि आप मुझे तुच्छ समझते हैं। उस समय यदि तुम्हारे पिता न होते तो तुम मुझसे विवाह न करते। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी मैंने उसके दिल को खुश नहीं किया है। निर्देशक टोंग को केवल यह महसूस हुआ कि उनके सिर से गर्मी निकल रही है और उन्हें चक्कर आ रहा था। कई साल बीत गए। उसने बहुत पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। उसने एक बेटी को जन्म दिया, परिवार की देखभाल की। वह बहुत संतुष्ट था और उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। इस उम्र में आप उन चीजों का जिक्र क्यों करते हैं? निर्देशक टोंग को लगा कि उनका जीवन व्यर्थ गया। उसने हांफते हुए कहा, श्रीमती 8230। मैडम, आप तो बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हैं। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? अगर तुम्हारे पिता नहीं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी शादी को कई दशक हो गए हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? 8230। निर्देशक टोंग ने अपना दिल, छाती इतनी कसकर पकड़ ली कि सांस लेने में कठिनाई होने लगी। श्रीमती टोंग उनके पास आईं और उनकी पीठ थपथपाई। तुम्हें क्या हुआ है? निर्देशक टोंग ने उसे दूर धकेल दिया। तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहते हो? निर्देशक टोंग की छाती धड़क उठी। उनका ऐसी महिला से सामना क्यों हुआ? क्या यह आपको क्रोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या आप रुके नहीं? मैंने तुम्हारी पीठ पर मुक्का मारा। मैं तुम्हें गुस्सा क्यों दिलाना चाहता था? आप सही गलत का पता क्यों नहीं लगाते? मैं थाम बोई जुएन की तलाश कर रहा हूँ। क्या मुझे अपना गुस्सा हमारी बेटी पर नहीं निकालना चाहिए? आप उसके बॉस हैं। आप बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आप डरते हैं कि दूसरे कहेंगे कि आप निजी बदला लेने के लिए सार्वजनिक कार्य का उपयोग करेंगे। मैं उनसे किस बारे में बात करने आया था? क्या मैं हमारी बेटी के लिए भी नहीं हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप निकट और दूर में स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं। अध्याय 1271। इससे पहले कि सुश्री टोंग अपनी बात पूरी कर पाती, निदेशक टोंग गुस्से में बेहोश हो गए। आह! दादाजी! श्रीमती टोंग दंग रह गई। तुम कहाँ हो? यहाँ आओ और मदद करो। उसके तुरंत बाद कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और निदेशक टोंग को बेहोश होते देखकर उन्होंने उन्हें कार में अस्पताल ले जाने में मदद की। सुश्री टोंग ने पीछा किया। क्या आपको 115 पर कॉल करने की आवश्यकता है? यदि आप 115 पर कॉल करते हैं तो आपको कार के आने का इंतजार करना होगा। हम आपको तेजी से वहां ले जाएंगे। श्रीमती टोंग ने इसके बारे में सोचा, अपने पति को पिछली सीट पर बैठने में मदद की, आगे बढ़ी और उनके सिर को पकड़कर आग्रह किया, जल्दी करो। हाँ, कृपया मजबूती से बैठें। कुछ ही देर में गाड़ी चल दी। अस्पताल के गेट के सामने कार रुकने के कुछ देर बाद ही एक टैक्सी भी अस्पताल के गेट पर रुकी। 8221। तान न्हा ने ताजे फूलों का गुलदस्ता लिया और टैक्सी से बाहर निकली।
उसने मेडिकल स्टाफ को स्ट्रेचर के साथ अस्पताल से बाहर भागते देखा। उन्होंने तुरंत कार का दरवाजा खोला, बेहोश व्यक्ति को स्ट्रेचर पर कार में रखा और उसे ले गए आपातकालीन कक्ष। उसने भी नजर डाली, क्योंकि वह निर्देशक टॉम को नहीं पहचानती थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ट्राम को यह नहीं बताया कि वह आ रही थी। उसे आश्चर्यचकित करना चाहती थी और बूढ़ी महिला से भी मिलना चाहती थी। आखिरकार वह ट्राम की एकमात्र रिश्तेदार है। अब जब वह अस्पताल में है तो उसे मिलने आना ही होगा। वह रोगी विभाग में गई। ड्यूटी पर मौजूद नर्स से वृद्ध महिला के अस्पताल के कमरे के बारे में पूछा और फिर वहां चली गई। ट्राम बहुत ही फिल्मी है। बूढ़ी औरत अस्पताल के वीआईपी क्षेत्र में स्थित है। यह जगह बहुत शांत और साफ है, लेकिन हवा में कीटाणुनाशक की हल्की गंध आती है। वह अस्पताल के कमरे के दरवाजे तक चली गई। जब उसने ट्राम की दयनीय आवाज सुनी तो दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अपने होठों को थोड़ा मोड़ लिया। बुढ़िया की भावना अभी भी काफी अच्छी थी और उसमें अभी भी ट्राम को हराने की भावना थी। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छू गया, बुढ़िया की क्रोधित आवाज आई, ट्राम, मेरे साथ मूर्ख मत बनो। तुमने कहा था कि तान्हा ने तुम्हें माफ कर दिया है। लड़की कहा है, तुम हमेशा मुझे धोखा देना चाहते हो, है न? आप उसे परपोते देने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? दरवाजे से 1 सेंटीमीटर दूर टैन नाह का हाथ जम गया। बढ़िया। बुढ़िया परपोते चाहती थी। वह किसी से भी बेहतर समझती थी। जब वह और ट्राम एक साथ थे तो वह बहुत उत्साहित थी। मैंने सचमुच तुमसे झूठ नहीं बोला। जहां तक मेरे पोते पोतियों की बात है, यह मेरा काम है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया अब इसका जिक्र न करें। मेरे कान पक जाने वाले हैं। कृपया मुझे माफ कर दें। मेरी बस एक ही इच्छा है। जब तक आप शादी कर लेते हैं और परपोते पोतियों को जन्म देते हैं, बाकी आप जो चाहें कर सकते हैं। बुढ़िया का रवैया बहुत दृढ़ था। ट्राम को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। वह हर दिन एक ही बात करता रहता था कि बुढ़िया उसे पागल कर देगी। मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। नहीं, मैं बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। जल्दी से आना। आउच! ट्राम ने उसकी बाह पकड़कर कहा, दादी, इतनी ताकत का इस्तेमाल? अगर मैं लड़ना जारी रखूंगी तो सभी बर्बाद हो जाएंगे। मैं पोते पोतियों को कैसे जन्म दूंगी? बच्चा अभी खराब नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पैदा होते नहीं देखा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ट्राम से, तुम अब जवान नहीं हो। मेरे साथ मत हंसो और बकवास मत करो। मैं गंभीर हूँ। मुझे मरने मत दो और अब भी पछताओगे। मुझे 100 साल तक जीवित रहना है। मैं मर नहीं सकता। सड़ा हुआ लड़का। बुढ़िया ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। ट्राम उसके सामने झुक गई। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। मैं तुम्हें दिन भर मजबूर कर रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ। बुढ़िया गुस्से में थी। इस बार सचमुच गुस्से में थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर करना चाहती हूँ? यदि आपका कोई भाई या बहन है तो भले ही आप अकेले हों, मेरी दादी आपकी उपेक्षा करेंगी। क्या आपके लिए अपने बच्चों को बचपन से वयस्कता तक बड़ा करना आसान है? जैसे ही वह बोली, बुढ़िया की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। तुम्हारे दादाजी जल्दी गुजर गए। ट्राम को डर था कि बुढ़िया फिर से अतीत का जिक्र करेगी, इसलिए उसने उसके आंसू पोंछने के लिए कागज का एक टुकड़ा निकाला। मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं अब मर नहीं सकता। मैं अभी भी इस तरह अकेला हूँ। मैं अपने पिता से कैसे मिल सकता हूँ? मैं अपने दादा दादी से कैसे मिल सकता हूँ? मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? क्या आपको यह कहना होगा, मुझे बहुत खेद है, मैंने आप सभी सुपरिवार को विलुप्त कर दिया? ट्राम ने बिस्तर पर अपनी पीठ झुका ली, लापरवाह, अब बात करना या हिलना नहीं चाहता था। मैं वास्तव में अब यहाँ रुकना और उससे बात नहीं करना चाहता। हालांकि
यह बुढ़िया बूढ़ी थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा था जो जवानी में ही मर गया। वह केवल एक रिश्तेदार के रूप में थी। वह अस्पताल में थी और वह उसकी देखभाल के लिए वहां नहीं आ सका। अध्याय 1272। हालांकि जब मैं यहाँ होता हूँ, वह लगातार परेशान करती रहती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बूढ़ी है या नहीं। एक चीज है जो बात करती रहती है। इसे बार बार कहें, बार बार कहें। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अब और मजबूर नहीं करना चाहता। तुम जो चाहो कर सकते हो। वैसे भी मैं कुछ दिन और जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बुढ़िया अब भी रूठी हुई थी। ट्राम ने खुद के सिर पर मुक्का मारा। अब और गुस्सा मत करो। अगर तुम अब भी वैसे ही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अब अपने सिर पर प्रहार नहीं करने दिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं तुम्हें एक विशिष्ट समय दूंगी। मेरे इस स्वास्थ्य के साथ मैं कुछ और वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती। जबकि मैं अभी भी जीवित हूँ। क्या मैं शादी कर सकती हूँ और पोते पोतियों को जन्म दे सकती हूँ? ट्राम के पास उसे सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 साल के भीतर मैं शादी कर लूंगी और पोते पोतियों को जन्म दूंगी। ठीक है, उसने सोचा कि जब वह समय आएगा तो वह एक बच्चा गोद लेगा, कहेगा कि उसने जन्म दिया है और पहले बुढ़िया को आराम महसूस करने देगा। नहीं, बस 1 साल, 2 साल बहुत लंबा है। बुढ़िया ने जिद की। ट्राम के पास सिर हिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तो परेशान होना बंद करो। ठीक है, बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम भी मुझसे नफरत करते हो। ट्राम के लिए 8230। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? क्या मैं इसे दादाजी के लिए खरीद लूं? ट्राम ने बुढ़िया की पीठ थपथपाई। मैं भी दुखी हूँ। तुम्हें पता है, बुढ़िया ने कहा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? खाने के लिए बाहर जाते समय ट्राम किस मूड में होती है? बस बार बार यह कहने से ट्राम का मूड खराब हो गया। उसे कोई भूख नहीं थी। जाओ कुछ खाने को ले आओ। मैं खा चुका हूँ। मुझे भूख नहीं है। ट्राम वास्तव में भूखा नहीं था, लेकिन वह बाहर जाकर कुछ ताज़ी हवा लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं खाना खरीदने जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ, चले जाओ। टैन ना की अचानक उस बूढ़ी महिला का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने सुना कि ट्राम जाने वाली है, तो वह तुरंत कैफेटेरिया की ओर चली गई। जैसे ही वह चली गई, ट्राम बाहर चली गई। वह अंदर छिप गई और ट्राम को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही और लिफ्ट तक पहुंचने का इंतजार करती रही। वह धीरे धीरे बाहर चली गई। दालान में खड़ा होकर सुन रहा था। उसने लिफ्ट खुलने की आवाज सुनी, फिर एक क्षण बाद वह बंद हो गई। वह ऊपर चली गई और वास्तव में नीचे थी। इसी समय अगली लिफ्ट का दरवाजा खुला। वह अंदर चली गई और नीचे चली गई। वह टू ट्राम से थोड़ी धीमी थी। जब वह नीचे उतरी तो उसने देखा कि टू ट्राम पहले ही अस्पताल के गेट से बाहर निकल चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि उसे वापस जाना चाहिए या ट्राम देखने जाना चाहिए। संक्षेप में, वह बहुत उलझन में थी। यह देखकर कि ट्राम सामान खरीदने के लिए बाहर नहीं गया बल्कि गली में मुड़ गया, उसने उसका पीछा किया। यह देखना चाहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। 8221। ट्राम बैठ गया, दीवार के सहारे झुक गया, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, सिगरेट को मुंह में रखा और असमंजस से उसे जला लिया। यह पहली बार था जब टैन न्हा ने उसे धूम्रपान करते हुए देखा था। ट्राम कभी धूम्रपान नहीं करती, यह बात वह अच्छी तरह जानती है। इस समय वह एक ऐसे स्थान पर छिपा हुआ था जहां कोई नहीं था और धूम्रपान कर रहा था। इससे पता चलता है कि वह मन ही मन कितने उदास है।
इसके बारे में सोचो, मेरे बच्चे नहीं हो सकते और उसका एकमात्र रिश्तेदार मुझसे शादी करने और बच्चे पैदा करने का आग्रह कर रहा है। मैं अपने दिल में दर्द कैसे महसूस नहीं कर सकता? टैन ना वास्तव में उसे इस तरह पीड़ित होते नहीं देखना चाहती थी। वह चुपचाप घूम गई और फिर बुढ़िया से मिलने ऊपर नहीं गई। उसने अपनी दादी की अपने पोते पोतियों को गले लगाने की इच्छा को कम आंका था। जब वह पहुंची तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह बस टू ट्राम देखना चाहती थी और उस बूढ़ी महिला से मिलना चाहती थी। इस तरह के अनियोजित व्यवहार ने उसे अपने और टू ट्राम के बीच की समस्या को देखने पर मजबूर कर दिया। बच्चों के बिना वे कब तक रह सकते हैं? ट्राम को इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी जैविक दादी इसे चाहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसने फूलों का गुलदस्ता पकड़ा, सड़क के किनारे बैठ गई, अपना सेल फोन निकाला और ट्राम को कॉल किया। कनेक्ट करने के बाद किसी ने फोन उठाने से पहले कुछ बार फोन किया। अध्याय 1273। तन्हा कल्पना कर सकता था कि वह उन कुछ घंटियों के दौरान क्या कर रहा था। अपने मूड को समायोजित करना या अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को बाहर निकालना। ना, ठीक उसके बाद टू ट्राम की मधुर आवाज गूंजी। अगर उसने अपनी आंखों से यह नहीं देखा होता कि वह अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए सिगरेट का सहारा लेकर अभी अभी भागा है, तो उसकी आवाज के आधार पर वह निश्चित रूप से महसूस करती कि वह इस समय बहुत अच्छे मूड में है। हालांकि इस समय वह जानती थी कि उसका खुश मिजाज सिर्फ एक दिखावा था। अपने अंदर की भावनाओं को उसके सामने छुपाएं। कुछ नहीं, बस तुम्हें फोन करना था, बस इतना ही। तान्हा ने अपना सिर झुकाया और अपने पैर की उंगलियों की ओर देखा। ट्राम के लिए, तारा, तान्हा वास्तव में कहना चाहती थी, चलो अलग हो जाएं। एक दूसरे पर अत्याचार करना बंद करो। लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दरअसल वह महसूस कर सकती थी कि टू ट्राम के मन में अभी भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। तो क्या वह? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आपको मेरी याद आती है? ट्राम की आवाज आई। तान्हा के निलंबित विचारों को वापस खींचते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि अब क्या कहना है। तान्हा उठ खड़ी हुई। उसने जो फूलों का गुलदस्ता खरीदा था उसे सड़क किनारे कूड़ेदान में डाल दिया। मुझे अभी भी काम करना है। पहले फोन रखो, फोन मत लटकाओ। ट्राम ने तुरंत उसे रोका, इस डर से कि कहीं वह फोन न रख दे। तन्हा ने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? आपने मुझे फोन किया और यह कहने की भी जहमत नहीं उठाई कि आपको मेरी याद आती है, इसलिए मैंने तुरंत फोन रख दिया। क्या यह बहुत ज्यादा है? तन्हा ने एक कार ली और कहा ट्राम से, इतने बचकाने मत बनो। क्या तुम बचकाने हो? ट्राम की आवाज आई। तन्हा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने फिर कहा, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं केवल तुम्हारे साथ ही बच्चे चाहता हूँ। तन्हा ने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके दिल पर ऐसा लगा जैसे किसी चीज से वार किया गया हो। ड्राइवर ने पूछा, मिस, आप कहाँ जा रही हैं? नहा, तुम कहाँ हो? मैं बाहर बस पकड़ रहा हूँ। ट्राम को संदेह हुआ, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें अभी कुछ करना है? आप सड़क पर बस क्यों पकड़ रहे हैं? मैं एक ग्राहक से मिलने जा रहा हूँ। ट्राम के लिए, मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं पहले फोन रखूंगा। हाँ, मैं जाऊंगा। ना, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अपना अच्छा ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगा। हाँ। तन्हा का गला भर आया, मैं फोन रख रही हूँ। बोलने के बाद उसने तुरंत फोन रख दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके दिल को किसी चीज ने दबा दिया है। उसका दम घुट रहा है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह दिल का दर्द था या कहीं और दर्द था, लेकिन वह अपने गले की खराश को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसके साइनस चुभ रहे थे
और वह वास्तव में रोना चाहती थी। उसने अपना मुंह और नाक अपनी हथेलियों में दबाकर ढक लिया। सामने वाले ड्राइवर को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए उसने धीमी आवाज में पूछा, मिस, आप कहाँ जा रही हैं? टैन ना को एहसास हुआ कि वह अभी भी कार में बैठी थी और उसने सूंघ कर विला का पता बताया। एक बार जब आप पहुंच जाएं, तो दोनों बच्चों और लैम्प टू लैब से मिलने जाएं। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और पूछा, क्या आप प्यार में हैं? अध्याय 1274। तान ना ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पूछा, क्या तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैं प्यार में खो गया हूँ? शादी का ड्राइवर मुस्कुराया, आप बहुत सुंदर हैं। निश्चित रूप से आप प्यार में नहीं पड़ेंगे। निश्चित रूप से कई प्रेमी हैं। तान ना मुस्कुराई, सुंदर? क्या आप नहीं जानते कि प्लास्टिक सर्जरी अब लोकप्रिय है? यह चेहरा पूरी तरह से मुंडा दिया गया है। सौंदर्य से प्रेम किसे नहीं होता, यह सामान्य बात है। तन्हा ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कार विला के दरवाजे पर रुकी। तन्हा ने भुगतान किया और बाहर निकल गया। ड्राइवर ने कार की खिड़की से अद्वितीय स्थापत्य शैली वाले विला को देखा और कहा, यह सच है कि पैसे वाले लोग इस तरह के अच्छे विला में रहते हुए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। ड्राइवर ने अपनी प्रशंसा भरी निगाहें हटा लीं और चला गया। टैन ना दरवाजे तक गई, घंटी बजाई और नानी वो ने दरवाजा खोला। घर पर केवल नानी वो थी। तांग डू स्कूल गए और दोनों बच्चे भी स्कूल गए, घर पर नहीं थे। वह कहाँ गई, वो को निश्चित रूप से पता नहीं था। वे बच्चों को समय पर ले जाएंगे। कृपया, नानी वो ने उसके प्रवेश के लिए जगह बनाई। तान ना मुस्कुराई, नानी वो, क्या आप हाल ही में ठीक हुई हैं? वो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब भी वैसा ही हूँ। मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। घर में प्रवेश करते हुए नर्स वो ने पूछा, आप क्या पीना चाहते हैं? टैन ना ने कहा, पानी छान ले। नानी वो ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला और उसे उसके पास ले आई। टैन ना ने उसे लिया और पूछने ही वाली थी कि क्या लैम्प टू ला घर पर है, तभी उसने नानी वो की आह सुनी। मिस 2 दिनों के लिए विदेश में है। मुझे नहीं पता कि यह कैसा चल रहा है। पहले से ही। टैन ना ने वो की माँ की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, आपने क्या कहा? मैंने तुम्हें विदेश जाने के लिए कहा था। क्या तुम्हें नहीं पता? वो ने सोचा कि वह जानती है। मान लीजिए कि लैम्प टू ला उसे बताएगा। लैम्प टू ला ने तन्हा को यह सूचित करने के लिए फोन नहीं किया कि वह विदेश जा रही है। अब जब वह विदेश जा रही है, तो तन्हा निश्चित रूप से बहुत भ्रमित होगी। वह नहीं चाहती कि दूसरे लोग उसकी चिंता करें। क्या हुआ? तन्हा ने चिंतित होकर पूछा। उसका पेट पहले से ही बड़ा था, अब वह विदेश क्यों गई? ऐसा लगता है कि यह मालिक के स्वास्थ्य के कारण है। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, नानी वो ने कहा। टैन ना ने लैम्प टू ला को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उसने भौहें चढ़ाईं, मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप विदेश में हैं, वो ने अनुमान लगाया। टैन ना ने अपना फोन रख दिया, खड़ी हो गई और थाम बोई जुएन को खोजने और पूछने का फैसला किया। वह नहीं चाहती थी कि ट्राम को पता चले कि वह वापस आ गई है, इसलिए वह केवल थाम बोई जुएन को ढूंढ सकती थी। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि स्वास्थ्य संबंधी क्या कारण थे कि लैम्प टू ला को विदेश जाना पड़ा। वह बाहर गई और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि संयोग से दरवाजे के ठीक बाहर से कोई अंदर आने वाला था। अभी अभी आए व्यक्ति को देखकर वह काफी देर तक स्तब्ध रह गई। 8221 टैंग डू आज स्कूल गई, रिपोर्ट की और होमरूम टीचर से मुलाकात की। टीचर यह जानकर बहुत खुश हुई कि वह पढ़ाई के लिए वापस आएगी। उसने भी इस मौके को मजबूती से पकड़ने का फैसला किया। पिछली बार की तरह आवेगी नहीं हो सकता।
आज कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह लौट आई, लेकिन अचानक दरवाजे पर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी। आप हैं। टैंग डू तान नहा को नहीं जानता था, लेकिन तान नहा ने उसे देखा था। असल जिंदगी में तो नहीं, लेकिन टू ट्राम ने उन्हें एक फोटो दिखाई। क्या आप थाम बोई जुएन की प्रेमिका हैं? टैन नहा अभी भी निश्चित नहीं है, क्योंकि टू ट्राम ने उसे पहले टोंग नहा हिन्ह की एक तस्वीर भी भेजी थी। टैंग डू ने अचानक अपनी शर्ट का कोना खींचा। हाँ। अध्याय 1275। आप तांग डू को जानते हैं? नानी वो पास आई और पूछा। तान नहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तविक जीवन में हम पहली बार मिले हैं। मैंने उनकी तस्वीर देखी है। तुम्हें फोटो किसने भेजी? टैंग डू आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने टैन नहा को पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत उत्सुक थी। इससे पहले कि टैन नहा अपना मुंह खोल पाती, नर्स वू ने उसकी ओर से कहा, वह टू ट्राम की प्रेमिका है। टैंग डू अचानक जाग गया और उसे एहसास हुआ। ओह, नमस्ते। टैन नहा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हेलो, क्या आप अभी बाहर जाना चाहते हैं? तांग डू ने पूछा। टैन नहा ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके परिवार के थाम बोई जुएन की तलाश कर रहा हूँ और उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। टैंग डू ने पूछा, क्या यह मेरी भाभी से संबंधित है? तान नहा एक पल के लिए रुकी और थोड़ा सिर हिलाया। टू ट्राम के अनुसार वह हमेशा अपनी बहन को लैम टू लैप कहती थी, न कि भाभी। इसलिए पहले तो उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था कि तांग डू ने कहा कि यह लैम टू ला था। मुझे पता है, अंदर आओ और मुझे बताओ, तांग डू ने कहा। टैन ना ने सिर हिलाया, घर में वापस चली गई। टैंग डू भी अंदर गई, अपना बैग उतारकर सोफे पर रखा और टैन ना के सामने बैठ गई। मेरी भाभी अचानक विदेश चली गई क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि वह चाहता था कि वह जल्दी बच्चे को जन्म दे, लेकिन अब केवल 7 महीने ही बचे हैं। समय से पहले जन्म बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वे जांच कराने के लिए एक विदेशी अस्पताल गए, तांग डू ने कहा। टैन ना का दिल टूट गया और उसने पूछा, क्यों? ऐसा लगता है कि गर्भाशय की दीवार पतली है। टैन नहा को पता था कि 8 भाग लैम टू ला द्वारा टोंग नगोन थान और टोंग नगोन हाय को जन्म देने के कारण थे। क्या आप ट्राम के साथ खाना खाने आ रहे हैं? तांग डू ने उत्साह से पूछा। तान नहा ने अपना सिर हिलाया। मैं स्वयं यहाँ आई हूँ। उसके पास अभी भी काम है। मैं कुछ देर बच्चों से मिलूंगा और फिर चला जाऊंगा। तांग डू ने सिर हिलाया। टैन ना की जेब में रखा फोन कंपन करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और लैम टू ला का नंबर देखा, इसलिए उसने तुरंत फोन उठाया। आपने मुझे फोन किया था? लाम टू ला की आवाज आई। टैन ना ने कहा, हाँ, मैंने सुना है आप विदेश गए थे। आपका स्वास्थ्य कैसा है? लैम टू ला विशाल अस्पताल के कमरे में बैठा, कांच की खिड़की के बाहर के अजीब दृश्य को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? मैं शहर भी गया और आपकी कहानी सुनी। लैम टू ला बिस्तर से उठी, कांच के दरवाजे तक गई, अपने पैर उठाए, फिर सोफे पर बैठ गई और शांति से कहा, आज बस जांच पूरी हुई। हालांकि डॉक्टर ने उसे यह नहीं बताया कि परिणाम क्या थे। डॉक्टर की नज़र से उसने देखा कि यह अच्छी खबर नहीं थी। अब टोंग ट्रियन बाख डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वह अस्पताल के कमरे में अकेली थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है। आपको आराम करना होगा और खुश मूड में रहना होगा। यह बच्चे के लिए अच्छा है, समझे? लैम टू लैप ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप टू ट्राम से मिलने के लिए शहर भी जा रहे हैं? टैन नहा ने इनकार किया। मैं तुम्हें ढूंढने आया था। लैम टू ला मुस्कुराई। बेशक उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे उजागर भी नहीं किया। दोनों ने कुछ शब्द बोले, फिर उसने फोन रख दिया।
खड़ी हो गई और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी फोन किया था। अंदर आए और पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? 8221। टोंग ट्रियन बाक ने तुरंत जवाब नहीं दिया लेकिन दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चले गए। लैम टूला और अधिक घबरा गई। कभी कभी उसके हाथ अनजाने में भी कांपने लगे। जितना अधिक आप इसे नहीं कहेंगे, परीक्षा परिणाम उतना ही खराब होगा। आप किस विषय में चिंतित है? टोंग ट्रियन बाक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भूख लगी है, आओ मेरे साथ कुछ खाओ। अध्याय 1276। वह हिली नहीं, बस उसे देखती रही। टोंग ट्रियन बाक ने आह भरी। वह जानता था कि यदि उसने उसे उत्तर नहीं दिया तो वह निश्चिंत नहीं हो सकेगी। उसने लैम टूला का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गया। परीक्षण के नतीजों के मुताबिक लैम टूला को जल्दी बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसका गर्भाशय अन्य लोगों की तुलना में बहुत पतला था। अगर वह अपनी नियत तारीख तक इंतजार करती है तो यह बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर उसका गर्भाशय फट गया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। डॉक्टर का सुझाव घरेलू योजना के समान है। यदि उसने 7.5 महीने में बच्चे को जन्म नहीं दिया होता तो उसे स्वस्थ होने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ता और अधिक से अधिक यह 8वें महीने तक चलता। डॉक्टर ने कहा कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अगर हमें जल्दी जन्म देना पड़ा तो कोई खतरा नहीं होगा। तो दोनों नतीजे एक जैसे हैं। आप दोनों को जल्दी बच्चे को जन्म देना होगा। लैम टू लैप ने उसे टोक दिया। टोंग ट्रियन बाक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चिंता मत करो, ठीक है। लैम टू लैप ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, मैं चिंतित नहीं हूँ। वह सोफे से उठ खड़ी हुई, उसका हाथ पकड़ लिया और शर्म से बोली, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं तुम्हारे साथ खाना खाने जाऊंगा। उसने टोंग ट्रियन बाक के सामने केवल आराम छोड़कर अपनी चिंताओं को अपने दिल में दबा लिया। दरअसल टोंग ट्रियन बाक को पता था कि वह दिखावा कर रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वह इसलिए भी चिंतित था क्योंकि आखिरकार यह उसकी पत्नी और बच्चे थे, लेकिन वह यह बात उसके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। यदि उसका मूड खराब है तो लैम टू लैप और अधिक असहज महसूस करेगा। मैं इस रेस्टोरेंट को जानता हूँ जिसमें स्वादिष्ट खाना मिलता है, चलो वहाँ चलें और इसे चखें। टोंग ट्रियन बाक ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला। हमें बाहर जाने का मौका कम ही मिलता है, क्या आप कहीं जाना चाहती हैं? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अपने दिमाग को आराम देने के लिए बाहर जाओ। लैम टू लैप ने जानबूझकर कहा, क्या यह ठीक है अगर मैं बाहर जाना चाहूं? टोंग ट्रियन बाक ने उसके पेट की ओर देखा। आप शराब नहीं पी सकते और आप वहां नहीं जा सकते जहां सिगरेट का धुआं हो। तो आप वहां क्या करने जा रहे हैं? वहां जाओ और सुंदर लोगों को देखो, लैम टू लैप ने कहा। टोंग ट्रियन बाक मुस्कुराए। उन्होंने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और पूछा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? जो चीजें आपके पास पहले से मौजूद हैं वे बाहर की चीजों जितनी स्वादिष्ट नहीं हैं। लैम टू ला कार में बैठा, उसकी ओर देखा और कहा। टोंग ट्रियन बाक कार के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अपनी कोहनी कार के दरवाजे पर रखी। उसे देखने के लिए थोड़ा नीचे झुका। यह स्वादिष्ट नहीं है। आप आज्ञाकारी रूप से मुझे एक बच्चा दें। वह रुका। आप केवल एक आदमी को देख सकते हैं, वह व्यक्ति मैं हूँ। लैम टू ला मुस्कुराया। अगर मैं इसे देखकर थक गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? टोंग ट्रियन बाक। उसने जिद जारी रखी, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें हमेशा देखते हुए नहीं थकूंगा। जितना अधिक मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लैम टू लैप दिल की गहराइयों से हंसा। वह वास्तव में एक आत्ममुग्ध व्यक्ति था। उसकी मुस्कान देखकर टोंग ट्रियन बाक को भी अधिक सहज महसूस हुआ। वे यहाँ आए। यहाँ कंपनी की शाखा के प्रभारी व्यक्ति ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। कंपनी शाखा के प्रभारी व्यक्ति को पता था कि टोंग ट्रियन बाक यहाँ
आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक कार तैयार की। थोड़ी देर बाद कार एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां के सामने रुकी। टोंग ट्रियन बाख ने कार रोकी। उसने उसके लिए दरवाजा खोला। यहाँ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं हैं। लैम टू लैप थोड़ा झुक गया। टोंग ट्रियन बाख ने रेस्तरां के कर्मचारियों को कार की चाबियां दीं, जो उन्हें पार्किंग स्थल तक ले जाने में मदद करेंगे। रेस्टोरेंट काफी विशाल है और सजावट भी बेहद खास है। कई अन्य स्थानों के विपरीत इस रेस्तरां में बहुत सारी सीटें हैं। कुल 7 या 8 टेबल हैं। टेबल एक दूसरे से दूर और अलग हैं। प्रकाश नरम है, जिससे दूसरों को शांत और आरामदायक महसूस होता है। यहाँ का वेट स्टाफ काली बनियान, सफेद शर्ट और गले में बो टाई पहनता है, जो बहुत सुंदर दिखता है। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक टेबल चुनी और बैठ गए। वेटर एक हाथ पीछे ले गया और मेनू देने के लिए थोड़ा झुक गया। टोंग ट्रियन बाख ने मेनू लिया और लैम टू ला को दिया। देखने की कोशिश करो कि तुम क्या खाना चाहते हो। दरअसल लैम टू लैप वास्तव में खाना नहीं चाहता था। वह केवल अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती थी। अब वह यह भी कहती है कि गर्भाशय पतला होने के कारण उसे जल्दी बच्चे को जन्म देना पड़ा, जिससे उसके और टोंग ट्रियन बाख के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो गया। उसे यह दिखावा करना पड़ा कि वह खाना चाहती है और उसने मेनू खोला। अध्याय 1277। सभी व्यंजनों के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं। प्रत्येक व्यंजन के आगे चित्र और सामग्री का परिचय है। व्यंजनों की तस्वीरों को देखना ही यह देखने के लिए काफी है कि यह रेस्तरां कितना परिष्कृत और सावधानीपूर्वक है। और यह सब बहुत महंगी सामग्री से बना है। उसने दुकान के 2 सबसे विशिष्ट व्यंजनों का ऑर्डर दिया, जो दोनों काफी किफायती थे, और अंत में एक मिठाई का ऑर्डर दिया। टोंग ट्रियन बाख सामाजिक मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर जाते हैं और बहुत अधिक चिकना भोजन खाते हैं, इसलिए जब वह घर पर होते हैं तो वह किफायती व्यंजन खाना भी पसंद करते हैं। लैम टू लैप को भी किफायती व्यंजन पसंद है। ऑर्डर देने के बाद उसने मेनू वेटर को वापस सौंप दिया। रात के खाने के बाद चलो टहलने चलें, टोंग ट्रियन बाख ने कहा। यहाँ आने के बाद से आराम करने के समय के अलावा दोनों केवल जांच के लिए अस्पताल गए और उनके पास बाहर जाकर देखने का बिल्कुल भी समय नहीं था। लैम टू ला मुस्कुराया और कहा, हाँ। थोड़ी ही देर बाद वेटर खाना लेकर आया। मेनू पर फोटो देखकर लैम टू लैप को पता चला कि यह रेस्तरां भोजन सजावट पर बहुत ध्यान देता है। अप्रत्याशित रूप से जब भोजन परोसा गया तो व्यंजनों की सजावट तस्वीरों से भी अधिक सुंदर थी। टोंग ट्रियन बाख ने उससे कहा कि वह पकवान को चखकर देखे कि इसका स्वाद कैसा है। लैम टू लैप ने चाकू और कांटा उठाया और थोड़ा खाने की कोशिश की। डिश को न सिर्फ बारीकी से और खूबसूरती से सजाया गया है, बल्कि जब आप इसे चखेंगे तो इसका स्वाद भी लाजवाब होगा। विदेशियों के पास तेज आंच पर तले हुए व्यंजन नहीं होते हैं, इसलिए अधिकांश व्यंजन अभी भी अपने मूल स्वाद को बरकरार रखते हैं। पकवान को बहुत अनोखा स्वाद देने के लिए वे अन्य मसाले मिलाते हैं, लेकिन क्योंकि उसके दिल में भावनाएं थी, खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वह खाने के मूड में नहीं थी। लैम टू ला ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह स्वादिष्ट है। उसने अपनी प्लेट से मांस का एक टुकड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और खाओ। टोंग ट्रियन बाख मुस्कुराए, क्या आप उनमें से नहीं हैं जिन्हें बहुत कुछ खाने की जरूरत है? तुमने इसे मेरे लिए इस तरह क्यों उठाया? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लैम टू लैप ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो भी सोचते हैं यह वैसा ही है। खाना खत्म करने के बाद वे रेस्तरां से बाहर नहीं निकले, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक अजीब देश की सड़कों पर चल दिए। आज टोंग ट्रियन बाख ने बहुत गंभीरता से कपड़े नहीं पहने हैं। जब वह साफ सुथरे कपड़े पहनता है
तो वह दूसरों को परिपक्वता और शांति का एहसास देता है। आरामदायक कपड़े पहनना उसकी साफ सफाई और युवावस्था को उजागर करता है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ इस तरह थामे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है मानो वे एक दूसरे से प्रेम कर रहे हों। अगर स्थिति ऐसी है तो आइए अपने जन्मस्थान पर वापस चलें, क्योंकि वह देश में कई लोगों को जानती है और बच्चे भी देश में हैं। अगर वह विदेश में पैदा होती तो उसे अपने बच्चों को देखे बिना काफी समय हो जाता। अब जब सभी बच्चे स्कूल चले गए हैं तो वे मनमाने ढंग से समय नहीं निकाल सकते, लेकिन वह एक बात नहीं जानती थी, घर पर अभी कुछ हुआ था। 8221 वह त्रांग खान गुयेट की जेल से रिहाई थी। थाम बोई जुएन उसे वापस विला में ले गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ट्रांग खान गुयेट को चिंता हो, इसलिए उसने उसे लाम तू ला के बारे में नहीं बताया। लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि टोंग ट्रियन बाक उन्हें विदेश यात्रा पर ले गए। टैन नगौन का पेट पहले से ही इतना बड़ा है, यह विदेश यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो बस बच्चे के जन्म तक प्रतीक्षा करें। मैं बच्चे की देखभाल करूंगा और फिर वे दोनों जहां चाहें वहां जा सकते हैं। ट्रांग खान गुयेट का वजन काफी कम हो गया है, लेकिन उनका मनोबल काफी अच्छा लग रहा है। शायद इसलिए कि उसने अपनी बेटी को खुश देखा था। वह खुश मूड में थी और उत्साहित थी। हालांकि लैम टू लैप का जन्म उनके यहाँ नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने लैम टू लैप को शिशु से लेकर वयस्क होने तक पाला। उसके प्रति उसका प्यार शायद उसकी जैविक माँ से भी अधिक है। यह ठीक है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। थाम बोई जुएन ने उसे सांत्वना दी ताकि वह ज्यादा न सोचे। वहाँ कोई है जो उसकी देखभाल कर रहा है और आराम करने और कुछ समय के लिए आराम करने के लिए विदेश जाना अच्छा है। टैन ना ने थाम बोई जुएन के साथ सहयोग किया। जब लैम टूला ने अपने पिछले 2 बच्चों को जन्म दिया तो ट्रांग खान गुयेट को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि लैम टूला का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। अब वह पहले से बड़ी हो गई थी। उसे केवल यही आशा थी कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। अध्याय 1278। वह यह भी सोचती है कि टोंग ट्रियन बाक एक समझदार व्यक्ति है, इसलिए वह लाम तू ला की अच्छी देखभाल करेगा और अतीत को दोबारा सामने नहीं लाएगा। उसे उम्मीद थी कि दोनों बच्चे जल्द ही स्कूल से घर आएंगे ताकि वह उन्हें फिर से देख सके। थाम बोई जुएन ने नानी वू को थोड़ा और शानदार रात्रिभोज तैयार करने के लिए कहा। आखिरकार ट्रांग खान गुयेट की रिहाई जश्न मनाने लायक थी। इसके अलावा टैन ना भी आज रात आए। उन्होंने पूछा, क्या आप ट्राम जा रहे हैं? तान ना की मुस्कुराहट ठंडी लग रही थी। उसने कहा, नहीं, उसे मत बताना कि मैं आ रहा हूँ। थाम बोई जुएन अपने प्रेम संबंधों के बारे में अस्पष्ट दिखते हैं, लेकिन अन्य लोगों के मामलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टैन नहा को इस तरह देखकर उसे तुरंत पता चल गया कि उसे टू ट्राम से परेशानी हो रही है। क्या ऐसा है? क्या आप दोनों में अभी तक मेल मिलाप हुआ है? क्या उसने आपको फिर से नाराज करने के लिए कुछ किया? नहीं, मैं उसे अपनी प्रेमिका को राजकुमारी की तरह लाड प्यार करते हुए देखता हूँ। टैन नहा ने उसकी ओर देखा। मिस्टर जुएन, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? थाम बोई जुएन हंसे और पूछा, क्या मैंने ऐसा किया? तान नहा ने उत्तर दिया और फिर ट्रांग खान गुयेट से बात करने के लिए कुर्सी पर बैठ गए। थाम बोई जुएन को अभी भी काम करना है, इसलिए वह अब विला में नहीं रुकेंगे। ब्यूरो में रहते हुए उन्होंने सुना कि निदेशक टोंग को पूरे दिन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली, इसलिए वे आकर देखना चाहते थे। हालांकि वह वास्तव में सोंग परिवार और अपनी मां से नफरत करता था, फिर भी वह निर्देशक टोंग से मिलने जाना चाहता था। उन्होंने तांग डू को अलविदा कहा और फिर चले गए। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि निदेशक टोंग किस कमरे में है।
दरवाजा खटखटाने का फैसला करने से पहले वह एक पल के लिए झिझके। वह झिझक रहा था क्योंकि उसे डर था कि श्रीमती टोंग और टोंग नाहिन भी अंदर थी। वह वास्तव में उन दोनों से मिलना नहीं चाहता था। धक्का देकर दरवाजा खोलने के बाद और उन्हें अंदर न देखकर उसे बेवजह राहत महसूस हुई। निर्देशक टोंग ने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था और उनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। आप कैसे हैं? थाम बोई जुएन ने चिंता से पूछा। निर्देशक टोंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यह सब आपकी गलती नहीं है। आपने कहा था कि आप सहमत नहीं हैं। क्या आप पहले से ही सहमत नहीं थे? देखो, तुम उसे इस तरह हंगामा करने दो। अब विभाग में मेरा कोई चेहरा नहीं है। सबसे पहले, थाम बोई जुएन ने उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा। उसे केवल यह लगा कि उसकी और टोंग नाहिन की उम्र सही है, और अगर वे शादी कर लेते हैं तो यह उपयुक्त होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि टैंग डू से दोबारा मिलने के बाद, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या कहा? थाम बोई जुएन भी जानते थे कि वह उस समय बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। उन्हें ध्यान से सोचने से पहले सहमत नहीं होना चाहिए था। उस समय तान ना हिन्ह ने उसका जमकर पीछा किया, इसलिए उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। निर्देशक टोंग ने अपनी पीठ हेडबोर्ड पर झुका ली। वह एक पल के लिए चुप हो गए और फिर कहा, तुम मर नहीं सकते। वह सिर्फ ज्यादा गुस्सा होने की वजह से बेहोश हो गया। ज्यादा गंभीर बात नहीं है। चीफ टोंग, मुझे क्षमा करें। मैं अब और मत समझाओ। क्या मैं अब भी तुम्हें नहीं समझता? निर्देशक टोंग ने आह भरते हुए कहा, यह मेरी भी गलती है। मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि आप उसे पसंद नहीं करते थे, और आपने एक मैचमेकर के रूप में भी काम किया था, इसलिए चीजें इस तरह हो गईं। थाम बोई जुएन ने अपना सिर झुका लिया। वह एक बच्चे की तरह था जिसने निर्देशक टोंग के सामने खड़े होकर गलती की थी। ठीक है, लेकिन अब से तुम मेरे घर नहीं आ सकते। उनकी पत्नी के लिए इस सदमे से उबरना मुश्किल हो रहा होगा। थाम बोई जुएन को अब पता नहीं था कि क्या कहना है। ठीक है, तुम जल्दी घर जाओ। निर्देशक टोंग ने अपना हाथ लहराया। उनकी पत्नी और बेटी चीजें खरीदने के लिए बाहर गईं, शायद वापस लौटने वाली थी। अगर उन्होंने उसे अस्पताल में देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। तब तक उसका कोई चेहरा नहीं बचेगा। थाम बोई जुएन ने पहले जाने की अनुमति मांगी। निर्देशक टोंग ने हाँ कहा। थाम बोई जुएन ने दरवाजा खोला। माँ और बेटा अभी अभी खरीदारी करके लौटे थे। 8221। जिसका डर था वही हुआ। थाम बोई जुएन झुकने ही वाली थी कि सुश्री टोंग ने अपना हाथ उठाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम यह देखने आए थे कि वह तुम पर क्रोधित था या नहीं? श्रीमती टोंग ने देखा कि यह सब थाम बोई जुएन के कारण हुआ। यह सब उसकी गलती थी। अध्याय 1279। थाम बोई जुएन श्रीमती टोंग के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे जाने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मेरे लिए यहाँ आओ। निदेशक टोंग ने धीमी आवाज में सुश्री टोंग से बात की। श्रीमती टोंग ने थाम बोई जुएन को देखा और फिर हांफने लगी। जब वह अंदर गई तो वह जानबूझकर उससे टकरा गई। निदेशक टोंग ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, डॉक्टर ने कहा, मैं नाराज नहीं हो सकता। यदि तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो आगे बढ़ो और ऐसा करो। मैंने क्या की? यह सब उसकी वजह से है। चलो माँ। टोंग ना हिन्ह ने अपनी माँ को टोका। उसे डर था कि अगर उसने थाम बोई जुएन को नाराज किया तो वह उसकी सारी बुरी बातें सबके सामने ला देगा। उसने अपनी आंखें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, मेरे और आपके साथ जो हुआ उससे मेरे पिता नाराज थे, इसलिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। क्या आप मेरे पिता को इस तरह देखकर संतुष्ट हैं? थाम बोई जुएन की आंखों में स्पष्ट रूप से निराशा दिख रही थी। उन्होंने थाम ना हिन्ह पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने शायद ही कभी लोगों को इस तरह से कुछ समझाया हो। निदेशक टोंग के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में वह केवल अप्रत्यक्ष कारण थे, प्रत्यक्ष कारण नहीं। वह आगे की ओर झुका और कमरे से बाहर चला गया। टोंग ना हिन्ह ने उसकी बाह पकड़ ली। थम बोई जुएन, यदि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो आपने पहले क्यों स्वीकार किया और फिर गुप्त रूप से मेरी जांच क्यों की? इससे पहले कि टोंग ना हिन्ह अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक थाम बोई जुएन की जेब में रखा फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दिए, प्यारा बच्चा। जब थाम बोई जुएन फोन खरीदने गए तो तांग डू भी उनके साथ गए। उस समय टैंग डू ने कहा, मेरे नए फोन में सहेजा गया पहला फोन नंबर आपका नंबर होना चाहिए। फिर उसने थाम बोई जुएन का फोन उठाया और अपना नंबर डाला। जब उसने अपना नाम दर्ज किया तो वह थाम बोई जुएन से पूछने लगी, आप मुझे भविष्य में क्या कहकर बुलाएंगे? थाम बोई जुएन ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि नाम से बुलाना अभी भी सबसे उचित होगा। लेकिन टैंग डू शरारती है और अपना नाम क्यूट बेबी रखता है। तांग डू लंबी और पतली है। थाम बोई जुएन के बगल में खड़ी होकर वह और भी छोटी दिखती है। उसने मजाक में कहा, आप और मैं एक साथ बाहर जाते हैं। अन्य लोग सोचते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। उसकी यह बात सुनकर थाम बोई जुएन का चेहरा काला पड़ गया। जब टोंग ना हिन्ह ने अपने फोन पर उन 3 शब्दों को देखा तो वह असहज हो गई। प्यारा बच्चा। थाम बोई जुएन का सिर इतना लकड़ी का है कि उसके पास अप्रत्याशित रूप से रोमांटिक पल होते हैं। मुझे नहीं पता कि वह लड़की कौन है। टोंग ना हिन्ह ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। पता चला कि उसका कोई नया प्रेमी है। उसके शरीर के बगल में लटका हुआ टोंग ना हिन्ह का हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था। आखिरकार कौन अपने प्रेमी को चुराने की हिम्मत करता है? थाम बोई जुएन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन उत्तर बटन दबाने से पहले अस्पताल के कमरे से थोड़ा दूर खड़े हो गए। टैंग डू ने फोन किया और पूछा कि क्या वह रात के खाने के लिए घर आना चाहता है। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं घर पर हूँ, मेरी प्रतीक्षा करें, मैं लगभग घर पर हूँ। तो फिर सब लोग मेरा थोड़ी देर और इंतजार करें, तांग डू ने कहा। थाम बोई जुएन ने हाँ कहा और फिर फोन रख दिया। वह तुरंत वापस नहीं आया बल्कि ट्राम की दादी से मिलने चला गया। जब टू ट्राम देश सी से समय पर नहीं लौट सकी तो वह ही उसे अस्पताल ले गया, इसलिए उसे पता था कि वह भी अस्पताल में थी। वह अस्पताल के कमरे के गलियारे में चला गया। कांच के दरवाजे के माध्यम से उसने धूम्रपान करने वालों के लिए एक अलग कमरे में टू ट्राम को धूम्रपान करते देखा। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ट्राम ने अपना सिर नीचे कर लिया और उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जो अभी अभी अंदर आया था। थाम बोई जुएन ने ट्राम के कंधे को थपथपाया। ट्राम ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से थाम बोई जुएन की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? थाम बोई जुएन ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन पूछा, आप कब धूम्रपान करना जानते थे? ट्राम ने हाथ बढ़ाया और अपनी सिगरेट एशट्रे में डाल दी। एक गहरी सांस ली। मेरी दादी ने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या आपने पहले ही टैन ना के साथ समझौता नहीं किया है? थाम बोई जुएन ने ट्राम के कंधे पर अपना हाथ रखा। शादी करना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या उस तरह धूम्रपान करने की जरूरत है? ट्राम ने थाम बोई जुएन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं तान ना से मुझसे शादी करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन अगर वह एक पोता चाहती है तो मुझे उसे कैसे जन्म देना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जन्म किस प्रकार का था? थाम बोई जुएन भी चुप हो गए। अध्याय 1280 तन ना की कहानी। उसके बच्चे की कहानी वास्तव में एक कठिन समस्या है। क्या इसी वजह से आपका और तान नहा का झगड़ा हुआ था? जब वह विला में तान नहा से मिले
तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। नहीं, ट्राम को समझाना बहुत कठिन लगता है। ट्राम और टैन के लिए नाह की कहानी इतनी बुरी नहीं है। जब तक वह उसे अपनी दादी के रवैये का एहसास नहीं होने देगी, तब तक कुछ नहीं होगा। कम से कम वह इस तरह पीछे नहीं हटेगी। क्या आप मेरे साथ खाना खाने के लिए विला वापस आना चाहेंगे? तान नाह ने उसे अपने आगमन के बारे में ट्राम को बताने नहीं दिया। नहीं, उसने उसे ट्राम लाने की अनुमति दी। ट्राम से कहा, मुझे अभी भी अपनी दादी की देखभाल के लिए यहीं रहना होगा। ट्राम इस बात से पूरी तरह अनजान था कि थाम बोई जुएन उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको यकीन है? थाम बोई जुएन ने टू ट्राम की ओर देखा। थाम बोई जुएन की आंखों को देखकर ट्राम ने अनिश्चितता से पूछा, क्या विला में कोई और है? थाम बोई जुएन खड़े हुए, मुझे नहीं पता, आपको बस जवाब देना होगा कि आप जा रहे हैं या नहीं। ट्राम एक पल के लिए झिझकी, फिर खड़ी हो गई और थाम बोई जुएन के पीछे चली गई। मैं जाऊंगी, मैं अस्पताल के कमरे में जाऊंगी और अपनी दादी को बताऊंगी। नर्स जल्द ही यहाँ आएगी। थाम बोई जुएन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ दादी से मिलने जाऊंगा। ट्राम ने थाम बोई जुएन के कंधे को थपथपाया। धन्यवाद, हमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? थाम बोई जुएन ने अनाप शनाप ढंग से टू ट्राम की ओर देखा। वे दोनों धूम्रपान कक्ष छोड़कर अपनी दादी से मिलने अस्पताल के कमरे में चले गए। थाम बोई जुएन को देखकर दादी बहुत खुश हुईं। इसके बाद शादी करने के आग्रहों का एक लंबा सिलसिला चला। ये वाक्य उसने अनगिनत बार कहे थे, जिसमें यह भी शामिल था कि आप कितने साल के थे जब आप शादी करने की योजना बना रहे थे। ट्राम द्वारा बचाए गए थाम बोई जुएन ने कहा, आपको किसी और से शादी करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे अकेले परेशान करना काफी नहीं है? बुढ़िया ने अपनी आंखें चौड़ी की। यह इंसान कैसे हो सकता है? थाम बोई जुएन और टू ट्राम बहुत करीब हैं, इसलिए वह थाम बोई जुएन को परिवार का वंशज भी मानती है। थाम बोई जुएन को यह पता था, इसलिए वह मुस्कुराया और उससे कहा, मैं जल्दी में नहीं हूँ। दादी, आप तो ट्राम से भी बड़े हैं। जल्दी क्यों नहीं? क्या आप साधु बनने की योजना बना रहे हैं? बुढ़िया एक बात कर रही थी और फिर दूसरी बात करने लगी। ट्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी एक प्रेमिका है महोदया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी कोई प्रेमिका है? बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। तुम्हारी प्रेमिका कैसी है? एक समय था जब मैं तुम्हें उसका चेहरा दिखाने के लिए उसे यहाँ लाया था। ट्राम को डर था कि वह पूरे दिन बात पूरी नहीं कर पाएगी। जब नर्स आई तो उसने कुछ करने का बहाना बनाया और थाम बोई जुएन को कमरे से बाहर खींच लिया। थाम बोई जुएन ने ट्राम का अनुसरण किया। उन्होंने मजाक में कहा, आप बहुत पुत्रवधू भतीजे नहीं हैं। क्या आप हैं? ट्राम ने थाम बोई जुएन की ओर उदासीनता से देखा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं खींचता तो मेरी दादी 1 घंटे तक बैठती और बात करती। थाम बोई जुएन भी समझते हैं कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। कार में बैठते हुए ट्राम ने फिर पूछा, आपकी क्या योजनाएं हैं? थाम बोई जुएन ने कार स्टार्ट की। मैंने अभी आपको रात के खाने के लिए बुलाया है। इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता। ट्राम के लिए 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद दोनों विला पहुंचे। कार पार्क करने के बाद दोनों एक साथ अंदर चले गए। 8221। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह वास्तव में टैन ना के सिटी बी में आने के बारे में नहीं जानता था? उन्हें याद आया कि जब तान ना ने बात की थी तो उसके चेहरे और लहजे से यह स्पष्ट था कि वह जानती थी कि टू ट्राम की दादी उसके परपोते को पकड़ने के लिए दृढ़ थी। अन्यथा उसे कैसे पता चल सकता था? वह स्पष्ट रूप से शहर भी गई थी, लेकिन ट्राम को इसके बारे में पता नहीं था।
क्या आप मुझे ट्राम को बताने नहीं देंगे? थाम बोई जुएन को भी टू ट्राम के लिए दुख हुआ। टैन नाह को माफ करना और उसे एक और मौका देना आसान नहीं था। अब उसे बच्चे पैदा करने में परेशानी हो रही है।